ऑफ ही रहने दूंगा। करता ये है कि ये मेरा बजट एलोकेट ऑटोमेटिकली करता रहता है बाकी एड ग्रुप्स को। अच्छा, इससे पहले एक और चीज बताता चलूं कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं और एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स भी हो सकते हैं। ये पूरा एक ट्री सिस्टम बनता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन और ये टिकटॉक शॉप की हद तक हम ट्री सिस्टम नहीं बनाएंगे। हम एक कैंपेन के अंदर एक एड ग्रुप के अंदर एक एड बनाएंगे, क्योंकि ट्री सिस्टम बहुत एडवांस टॉपिक है। मैं उसको कवर करूंगा इसके अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन टिकटॉक शॉप की हद तक हमें ट्री सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एक ही कैंपेन के साथ टेस्टिंग करके उसकी बेस पे दूसरी कैंपेन बनाएंगे इन द फ्यूचर। सो फॉर नाउ और ऑलवेज ये ऑप्शन मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ, क्योंकि बजट ऑप्टिमाइजेशन मैं खुद मैनुअली करूंगा और मैं मैनुअली करना भी पसंद करता हूँ, बट नॉट दिस ऑप्शन। सेट कैंपेन बजट, यहाँ पे भी आप कैंपेन बजट सेट कर सकते हैं, आगे जाके भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बेहतर है आगे जाके ऐड ग्रुप में कर दें, यहाँ कैंपेन बजट ना रखें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ भी इसको कह सकते हैं कि 50,000 इंडोनेशियन रुपया, आगे जाके भी आप इसको 50,000 इंडोनेशियन रुपया कर सकते हैं। यहाँ से मैं फिलहाल हटा देता हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप खत्म करने के बाद मैं क्वेश्चंस ले लूंगा ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। सर काइंडली स्प्लिट टेस्टिंग हमारा मैं फिर कवर करा देता हूँ ऐड ग्रुप के बाद। जब मैं क्वेश्चन लूंगा एक दफा, फिर आप बता दीजिएगा, मैं इसको फिर कवर कर दूंगा, नो इश्यू एट ऑल। हम जैसे ऐड ग्रुप के अंदर आएंगे, ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल सेटिंग्स हमारे पास आ गई हैं। सबसे पहले ऐड ग्रुप का नेम पूछ रहा है, प्लेसमेंट्स वगैरह वगैरह। लेट्स स्टार्ट विद ऐड ग्रुप नेम। मैंने आपको पहले कहा कि कैंपेन का नेम ऐसा होना चाहिए जो पहली नजर में देख के आपको आइडिया हो जाए, लेकिन दैट्स नॉट वैलिड फॉर ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप पे कुछ भी नाम आप लिख दो, बस आप ये लिख दो, ये भी बहुत है। नेमिंग कन्वेंशन तब रिक्वायर्ड होती है जब आप ट्री सिस्टम में जा रहे होते हो, मल्टीपल ऐड ग्रुप्स में जा रहे होते हो, मल्टीपल एड्स में जा रहे होते हो, लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको सिर्फ ऐड ग्रुप का नाम दे रहा हूँ। प्लेसमेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं। प्लेसमेंट्स बेसिकली फेसबुक से एक टर्म निकली थी। इसका मतलब यह है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ नजर आना चाहिए। टिकटॉक पे क्योंकि एक ही प्लेसमेंट का ऑप्शन है, एक ही प्लेसमेंट ऑप्शन से मुराद कि सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक ऐप के ऊपर ही मेरा ऐड नजर आ सकता है, लिहाजा यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये किसी और प्लेटफॉर्म पे आप जब जाओगे, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे जब आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल प्लेसमेंट्स की ऑप्शन नजर आएगी। तो इन्होंने ऑप्शन वहां से उठा तो लिया, लेकिन इसकी लॉजिक यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसके नीचे 3 ऑप्शन हैं कि क्या आपने यूजर को अलाउ करना है कि वो आपके ऐड के ऊपर कमेंट कर सके, या आपने यूजर को अलाउ करना है कि वो आपकी वीडियो डाउनलोड कर सके, या आपने यूजर को अलाउ करना है कि वो आपकी ऐड वीडियो शेयर कर सके। मैं नॉर्मली इसमें से सिर्फ सेकंड ऑप्शन ऑफ करता हूँ, बाकी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ऑन रहने देता हूँ। सेकंड ऑप्शन ऑफ करने का रीजन ये है कि हम जो अपनी ऐड के लिए वीडियो बनाते हैं वो ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन बना रहे होते हैं, और थोड़ी सी इस पर मेहनत हुई भी होती है। तो बड़ी आसानी से कोई उसको डाउनलोड करके फिर से ऐड लगा सकता है, और अगेन इसके ऊपर आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, आप किसी को कॉपीराइट नोटिस नहीं भेज सकते ऐड वीडियो के ऊपर, अनलेस एंड अनटिल आपने उसके अंदर कोई लेट्स सपोज अपना कोई प्रोडक्ट यूज किया हुआ हो जो आपके ब्रांड का हो। अदरवाइज ही कैन इजीली डाउनलोड योर वीडियो एंड यूज इट फॉर हिज ओन मार्केटिंग पर्पसेस। सो फॉर दैट पर्पस मैं इसको ऑफ रखता हूँ। बाकी यूजर को कमेंट करने की इजाजत मैं देता हूँ, करे, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ऐड पे जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ही हमारी सोशल प्रूफिंग बढ़ती है। सोशल प्रूफिंग कहते हैं बेसिकली कि आपकी सोशल प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए। सोशल प्रेजेंस का एक और नाम है सोशल प्रूफिंग। तो मेरा ऐड अगर है, ऐड के ऊपर मेरे 10,000, 20,000, 30,000 कमेंट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक नया बंदा जो पहली दफा मेरा ऐड देख रहा होगा वो मोटिवेट होगा, लोगों ने कमेंट किया है कुछ तो होगा इस प्रोडक्ट के अंदर, या कुछ तो होगा इस ऐड के अंदर। तो बेशक इंटरेस्टेड ना हो तो फिर भी इखलाकन आपका ऐड खोल लेता है। तो मैंने बड़ी दफा ये सिनेरियो होते हुए देखा है, तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रहने दूंगा। एंड लास्टली वीडियो शेयरिंग, अगेन इतना मैंने इसकी यूजेज देखा नहीं। शेयरिंग मतलब कि आपकी ऐड वीडियो कोई शेयर कर ले, किसी अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे भेज दे, फेसबुक पे भेज दे। मैंने इतनी शेयर देखी नहीं, लेकिन इट्स गुड टू हैव दैट ऑप्शन। ना हटाने का ना नुकसान कोई है, ना फायदा कोई है। ओके, ठीक है। सो एंड अगला आता है ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर आप सेव्ड ऑडियंस भी यूज कर सकते हो। सेव्ड ऑडियंस क्या होती है वो मैं अलग से खोल लेता हूँ और इस टारगेटिंग के बाद बताता हूँ। उसी के अंदर कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस डिक्लेयर बता दूंगा आप लोगों को कि वो क्या होती है। फॉर नाउ आप इग्नोर दिस ऑप्शन।
ये मैं आपको इस एड ग्रुप के एंड पे बताता हूँ। अगला सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि डेमोग्राफिक्स क्या होने चाहिए, कि हमारा जो यूजर है, हमें जो यूजर चाहिए है, उसकी खूबियां, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज हमसे वो पूछ रहा है लोकेशन। मेरा ख्याल है ये यूके का है, तो मैं यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, या तो ये साउथ ईस्ट एशिया का होगा। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, ये मुझे यूनाइटेड किंगडम और यूएसए देगा नहीं, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया का टिकटॉक शॉप है। एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये देगा नहीं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जब यूके का बना हुआ होगा या ईस्ट इस वाली साइड का, यूरोपियन वाली साइड का बना हुआ होगा, तो आपको सारे यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे शो हो रहे होंगे, क्योंकि ये सी का है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का है। तो ये यहाँ पे मुझे साली वही शो कर रहा है। तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं लेट्स सपोज मलेशिया चूज कर लेता हूँ। अगेन, उससे वैसे फर्क कोई भी नहीं पड़ता, आप कोई भी कंट्री चूज करो, आपने ऑब्वियसली चूज वही करना है जहाँ पे आप सेल कर रहे हो, लेकिन आपकी बेस कंट्री से फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी ऐड लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग हमसे ये पूछ रहा है जेंडर, मेल या फीमेल। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। अब जब वो पहली पहली दफा ऐड लगा रहे होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को अपनी नजर से देखते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट, लेट्स सपोज ये जो ब्रांड है, ये स्किन का ब्रांड है, स्किन प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, और ये मुझे भी अच्छे तरीके से पता है कि ये वुमेन्स ब्रांड है, नो मैन विल बाय दिस प्रोडक्ट, लेकिन मैं फिर भी ऑल जेंडर पे जाने दूंगा। बहुत मैंने शुरू में ये बहुत गलतियां की हैं कि मैं, अगर वुमेन ओनली ब्रांड है तो मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लेता था, मेन ओनली ब्रांड है तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता था, और बाद में जाके मुझे आस्ता आस्ता रियलाइज हुआ कि मैं अपना एक बहुत बड़ा पोटेंशियल जाया कर रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने यहाँ नजर रखनी है इसके ऊपर, अवेलेबल ऑडियंस के ऊपर, राइट साइड पे। इस वक्त मुझे 22 मिलियन से लेकर 27 मिलियन तक ऑडियंस मिल रही है। इतने लोग मुझे फिलहाल अलाउ कर रहे हैं टिकटॉक के, मैं इतने को ऐड देखूंगा। जैसे ही मैं सही बटन पर क्लिक करता हूँ, वो हाफ हो जाता है, क्योंकि मैं पूरी 50% ऑडियंस को खत्म कर रहा हूँ एक सिंगल क्लिक के साथ। गलती इसमें ये होती है हमसे कि अब जैसे ये स्किन ब्रांड है, हमें पता है कि ये लेना फीमेल्स ने है, लेकिन देयर इज अ पॉपुलेशन, देयर इज अ सर्टेन पीपल जो अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, या अपनी मदर ब्रदर्स सॉरी सिस्टर्स के लिए लेते हैं। तो उस वजह से मैं इसको हमेशा ऑल रहने दूंगा। मैं इसको कभी भी किसी एक जेंडर पे टारगेट नहीं करूंगा फॉर माई फर्स्ट कैंपेन, क्योंकि मैं डाटा देखना चाहता हूँ। मैं अपनी सोच से ज्यादा डाटा पे रिलाई करूंगा। अब मैं ऑल रहने दूंगा पहली कैंपेन, क्योंकि मेरी टेस्टिंग की कैंपेन है, तो मैं ऑल जाने दूंगा, और डाटा मुझे बताएगा कि मेरा एड कौन सा जेंडर ज्यादा देख रहा था। अभी हमें आपस में पता है कि फीमेल ज्यादा देखेंगी, लेकिन समटाइम्स यू विल गेट सरप्राइज कि भाई मेल की तादाद भी देख रही है आपके ऐड को, और आपके ऐड के साथ इंगेज कर रही है। तो यू शुड फोकस ऑन डाटा। ऑल पे कर दिया। सेकंड आता है एज। अब एज में बहुत सारे लोग अपने अंदाजे से मारते हैं तुक्के कि भी हमारा क्योंकि स्किन ब्रांड है तो 18 से लेके 30 साल की औरतें हमारा ब्रांड यूज करेंगी, या मिडिल एज औरतें यूज करेंगी हमारा प्रोडक्ट, तो हमें बाकियों को नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे कल्चर में, और इवन फॉरेन कल्चर में भी, गिफ्टिंग का। आप जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं एज के ऊपर आके, तो आप बड़ों को और छोटों को दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दोनों से अपना एड छुपा रहे हैं। देयर इज अ चांस कि आपकी जो ओवर एज्ड औरतें हैं, जैसे ग्रैंड मदर्स हैं, वो अपनी नीचे जो बच्चियां उनकी, जो पोती पोती हैं, उनको भी गिफ्ट करती हैं। और इस सिनेरियो में मैंने ये होते हुए देखा हुआ भी है स्किन के ब्रांड में, कि बड़ी 60+ औरतें एक यंग लड़कियों वाला प्रोडक्ट खरीद रही हैं फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्टिंग। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी भी मैं मिस कभी भी नहीं करूंगा कि मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दूं। मैं शुरू में ब्रॉड जाऊंगा, प्योरली ब्रॉड जाऊंगा टू गैदर डाटा। ओके, फिर आता है हमारे पास लैंग्वेज का फिल्टर। अब लैंग्वेज का फिल्टर मैं नॉर्मली यूरोपियन साइड पे थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि हो। अगर मेरा अमेरिकन अकाउंट है, यूएसए के अंदर मैं टिकटॉक एड्स लगा रहा हूँ, तो मैं लैंग्वेज का फिल्टर नहीं लगाता। लेकिन अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लगा रहा हूँ, एंड एक्सेप्शन इज यूके, यूके के अंदर मैं इंग्लिश फिल्टर नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर फ्रांस है, स्पेन है, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन इस तरह की कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग ऑन एवरेज इतने ज्यादा नहीं हैं,
वहाँ पे मैं इंग्लिश का फिल्टर लगा लूंगा। एंड खास तौर पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, चाइना, जापान, ये वाले जो कंट्रीज हैं, इधर मैं इंग्लिश का फिल्टर लाजमी लगाऊंगा, क्योंकि मेरा एड ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, अनलेस एंड अनटिल मैंने उसको उनकी लोकल नेटिव लैंग्वेज में बनवाया हुआ है, तो तब मैं ये फिल्टर हटा दूंगा। नेक्स्ट इज स्पेंडिंग पावर। स्पेंडिंग पावर में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ऑल एंड हाई स्पेंडिंग पावर। हाई स्पेंडिंग पावर में टिकटॉक ये हमें बताता है कि हम आपको इस ऑप्शन के अंदर ऐसे लोग देंगे जो नॉर्मली ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं टिकटॉक के ऊपर, लेकिन फॉर दिस सिनेरियो मैं इसको ऑल रहने दूंगा। उसकी वजह वही है कि मुझे डाटा चाहिए फिलहाल, लेकिन बाद में भी अगर मैं कन्वर्जन का ऐड भी लगा रहा हूँ तो मैंने नॉर्मली इस सिनेरियो के अंदर हाई स्पेंडिंग पावर के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे। आप यहाँ पे फोकस करो, इससे एग्जांपल देता हूँ। ऑल के अंदर, सॉरी, ऑल के अंदर मेरे पास जो ऑडियंस साइज था वो 15 मिलियन से लेके 18.5 मिलियन तक था। मैंने जैसे इसको हाई स्पेंडिंग पावर किया है, मैंने 10 मिलियन लोग खो दिए आराम से। इट्स सेफ टू से कि 10 मिलियन लोगों के अंदर से 1 मिलियन तो ऐसा जरूर होगा जो मेरा प्रोडक्ट खरीद सके। और मुझे ये नहीं पता कि हाई स्पेंडिंग पावर का मतलब क्या है। टिकटॉक ने अपना ये डाटा शेयर नहीं किया हुआ कि हाई स्पेंडिंग पावर का क्राइटेरिया क्या है। क्या ऐसे लोग जो $1000 से ऊपर की चीज लेते हैं वो हाई स्पेंडिंग पावर में आते हैं, या $100 से ऊपर जो चीज लेते हैं वो हाई स्पेंडिंग पावर में आते हैं? टिकटॉक हैजंट शेयर दिस डाटा, सो यह एक अंदाजा ही है। तो इसीलिए मैं ऑल पे जाता हूँ और अपने हिसाब से फिल्टराइजेशन और कैटेगराइजेशन करूंगा। मुझे ज्यादा लोग चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोगों में से जब मैं छांटी करूंगा तो आसानी होगी मेरे लिए एज कम्पेयर टू 4 मिलियन लोगों में से। अभी याद रखना कि शुरू जब हमने किया था तो ये ऑलमोस्ट 40 मिलियन, नहीं सॉरी 22 से 27 मिलियन पे था। मैंने एक फिल्टर लगाया खाली इंग्लिश का, और 10 मिलियन तो आराम से मजाक के तौर पे चले गए। तो इसीलिए मैं इतना उसको कम नहीं करूंगा। ओके, ऑडियंस के अंदर आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है ये कस्टम एंड लुक अलाइक का है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैं वो कस्टम सेव्ड ऑडियंस वाला जो ऑप्शन है कि मैं आपको बताऊंगा इस बिडिंग पे जब पहुंचूंगा, तो मैं कस्टम और लुक अलाइक ऑडियंस आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि तब आपको बेहतर समझ आएगी। लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स का, कि यहाँ पे हम अपने एक्चुअल टारगेटिंग करते हैं अपने लोगों की, जिन लोगों को हमने ऐड दिखाना है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। अब इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। इंटरेस्ट से मुराद के टिकटॉक के वो यूजर्स हैं जो टिकटॉक ने कैटेगराइजेशन की हुई है। अब पहला है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से मुराद वो लोग हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर इनका इंटरेस्ट है, वो इस तरह की वीडियोस देखते हैं या इस तरह के अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। ये ओपन है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी आ रहे हैं, वीडियो इंटरेक्शंस, क्रिएटर इंटरेक्शंस एंड हैशटैग इंटरेक्शंस। मैं पहले वीडियो इंटरेक्शन से शुरू कर लेता हूँ। वीडियो इंटरेक्शंस में वो यूजर्स हैं, ये वो कैटेगरीज बनी हुई हैं उन यूजर्स की जो इस तरह की वीडियो के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं, या तो उन्होंने वीडियो पूरी देखी, या उन्होंने वीडियो को लाइक किया, या उसके अंदर कमेंट किया, या उसको शेयर किया। इन चारों में से कोई भी अगर बंदा फ्रीक्वेंट बेसिस पे कर रहा है एंटरटेनमेंट नीश में, तो टिकटॉक उस बंदे को उठा के एंटरटेनमेंट की लिस्ट में डाल देती है। अगर आपका प्रोडक्ट एंटरटेनमेंट कैटेगरी का है, आप इसको जब सेलेक्ट करोगे तो आपको अब एक और चीज देखो, यहाँ से 4 मिलियन लोग गायब हो गए हैं। 4 मिलियन वो लोग थे जिनका एंटरटेनमेंट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपके पास 11 मिलियन लोग वो हैं जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस ऑन एवरेज देखते हैं ज्यादा, उसको लाइक भी करते हैं या उसको कमेंट भी करते हैं। तो आपके पास वो वाले लोग आ गए। इसको फिलहाल हटा के वापस जाता हूँ वीडियो इंटरेक्शंस के अंदर। आप लेकिन अगर आप मजीद इसको फिल्टर डाउन करना चाहते हो तो आप सब ऑप्शंस में भी जा सकते हो। जैसे एंटरटेनमेंट के अंदर एंटरटेनमेंट एंड कल्चर है, यहाँ पे आप स्पेसिफिकली मूवीज एंड टीवी वर्क्स रिलेटेड जो वीडियोस देखते हैं उनको टारगेट कर सकते हो। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, तो आप यहाँ पे इनको मजीद फिल्टर डाउन करके टारगेट कर सकते हो। जिस तरह इसी तरह मैं अगर कोई आपसे रिलेटेड नीच में आता हूँ, जैसे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के, कुछ लोगों के स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के प्रोडक्ट्स होंगे यकीनन। तो मैं स्पोर्ट्स के अंदर अगर आऊँ तो यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स न्यूज़, इनमें से अगर मैं किसी के अंदर फॉलो करता हूँ तो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरा फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो दिस वुड बी अ गुड ऑप्शन। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो आप नोट करना कि ऑलमोस्ट 5 मिलियन लोग कम हो गए हैं, और अब मेरे पास 9.1 मिलियन से लेके रफली 11 मिलियन लोग हैं जो फिटनेस एंड हेल्थ कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इनको मेरा प्रोडक्ट समझ आएगा।
सिमिलरली क्रिएटर इंटरेक्शंस के अंदर वो लोग पाए जाएंगे आपके पास जो इस कैटेगरी के क्रिएटर्स के साथ एंगेज करते हैं, उनकी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं या उनकी प्रोफाइल रेगुलरली व्यू करते हैं सर्च में जाके प्रॉपर्ली। एक होता है फॉर यू पेज। वीडियो इंटरेक्शंस में आपको वो लोग नजर आएंगे जो फॉर यू पेज वाले हैं, जो इन फॉर यू के अंदर ये वाली वीडियोस देखते हैं। क्रिएटर इंटरेक्शंस के अंदर आपके पास लिस्ट उन लोगों की आएगी जो बाकायदा सर्च करके किसी की प्रोफाइल खोलते हैं और उसको फ्रिक्वेंटली वॉच करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से जो फैन होते हैं। तो एक सेकेंड, थोड़ी देर तक। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रामा कोई आपसे रिलेटेड नीश खोलता हूँ, फिटनेस एंड हेल्थ। तो फिटनेस एंड हेल्थ को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे वो लोग खाली मिलेंगे, वो वाले टिकटॉक यूजर्स मिलेंगे जो फिटनेस एंड हेल्थ के जो कह लें इनको क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स। इनके इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं, इनका बार बार अकाउंट खोलते हैं, ये वो वाले लोग हैं। और सिमिलरली हैशटैग इंटरेक्शंस, ये मेरे हिसाब से सबसे यूजलेस इनका फिल्टर है। इनको आज तक मैंने किसी मार्केटर को यूज करते हुए नहीं देखा, लेकिन अगर आप फॉलो करते हो या थैंक्स गिविंग का आपको कोई प्रोडक्ट है या क्रिसमस रिलेटेड आपको कोई प्रोडक्ट है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये ऊपर वाले दो जो हैं, वीडियो इंटरेक्शंस एंड क्रिएटर इंटरेक्शंस, ये आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देते हैं एज कम्पेयर टू हैशटैग इंटरेक्शंस एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में मैं ज्यादा नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि ये बहुत वेग हो जाता है, वेग से मुराद के बहुत ब्रॉड हो जाता है। अगर मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स या इसी के अंदर आता हूँ, कहाँ गया, लेट्स सपोज पेट्स के अंदर आता हूँ और पेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे ही मैंने पेट सेलेक्ट किया और बाकी हटा दिए, तो अब मुझे वो वाले लोग मिलेंगे जिन्होंने पेट की 2 से 3 वीडियोस देखी हों, उससे कम बेशक। क्योंकि टिकटॉक के पास अभी इतना बड़ा यूजर बेस नहीं है जितना बड़ा फेसबुक के पास है। फेसबुक में आप जब जाओगे तो ये डाटा बिलियंस में होता है, अभी तो यहाँ खाली मिलियन है। वो उनके पास मैसिव डाटा है, तो वो उनकी कैटेगराइजेशन अच्छी भी है। टिकटॉक क्योंकि अभी नया है बहुत मार्केट में, तो इनके पास इतना अभी एक्यूरेट डाटा नहीं है। तो अगर आप पेट्स करोगे तो हाईली लाइकली है, अगर पेट्स के इंटरेस्ट पे आपने टारगेट किया हुआ है, तो हाईली लाइकली है कि आपको इतना एक्यूरेट लिस्ट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप वीडियो इंटरेक्शंस के साथ जा रहे हो, वो तो एक क्लियर कट फॉर्मूला है इनका कि भाई जिसने वीडियो देख ली 3 सेकंड से ज्यादा और फ्रीक्वेंटली जो देखता है इस तरह की वीडियोस, उसको इस लिस्ट के अंदर डालो। तो ये वाली 2 लिस्ट हैं, ये थोड़ी ज्यादा रिलायबल हैं टू यूज इन टिकटॉक एड्स। तो आपने इन दोनों के ऊपर फोकस करना है। ओके, मैं किसी एग्जांपल को भी लेकर चल लूंगा जब मैं लोकल ऑडियंस बना रहा हूँ, तो उससे शायद आपको बेहतर समझ आ जाए। डिवाइस के अंदर मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि डिवाइस फिल्टराइजेशन में कर सकूँ। इसके अंदर एक बड़े मजे का ऑप्शन है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ नीचे जाके। सबसे पहले 2 ऑप्शंस आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि एंड्रॉइड यूजर्स को मैंने टारगेट करना है या मैंने iOS यूजर्स को टारगेट करना है। मैं इन दोनों में से किसी एक यूजर को टारगेट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह के फोन पे ज्यादा दिखेगा, तो मैं इसको ऑल ही रहने दूंगा। OS वर्जन्स भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। ये नॉर्मली उस तरह के लोग करते हैं, मार्केटर्स करते हैं, जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई एंड होते हैं। अब हाई एंड से मुराद की अगर मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस $1000-2000 से ऊपर की है, तो ऑब्वियसली मैं उन लोगों को प्रेफर करूंगा दिखाना ऐड जिनके पास थोड़े से रिसेंट मोबाइल्स हैं। इसकी एक वजह है टिकटॉक के अंदर, क्योंकि इस जो एक कन्वेंशन है कि जो बहुत पुराना फोन रख के बैठा हुआ है, ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा किसी गिमिक की प्रोडक्ट पे नहीं खर्च करेगा। अब लेकिन एक ऐसा बंदा जो हर साल नया आईफोन लेता है बिना किसी वजह के, वो बंदा फजूल में प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है, जिसको कहते हैं इम्पल्स बाय। सॉरी, इम्पल्स बाय फजूल नहीं होती, लेकिन इम्पल्स बाय कर सकता है। तो इम्पल्स बाय वाले लोग मुझे यहाँ पे मिलेंगे जो लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स रखे बैठे हैं। एक ये भी तरीका है टिकटॉक के अंदर टारगेट करने का, लेकिन उसको मैं डिवाइस मॉडल पे जाके टारगेट करूंगा। एप्पल के अंदर जाके आईफोन 14 प्रो मैक्स, 13 वाले, 13 या 14 वाले या 12 वाले, इनको टारगेट कर लूंगा। सिमिलरली सैमसंग के अंदर भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, गूगल के अंदर, यू नेम इट। ये आप करना चाहो तो आप एक फ्यूचर स्टेज पे जाके कर सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन ऑप्शन है जो मैं हर दफा सेलेक्ट करता हूँ, वो है वाईफाई। मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा एड एक बंदा तब देखे जब वो घर पे बैठा हुआ है और फ्री है। 2G, 3G, 4G एंड 5G, ये वो लोग हैं जो
चलते चलते टिकटॉक यूज कर रहे हैं, या ऑफिस में इनको फ्री टाइम में 5 मिनट का गैप मिला है तो उसके अंदर उन्होंने टिकटॉक खोल लिया, या खाना खा रहे हैं बाहर बैठे हुए टिकटॉक खोल लिया। इस तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ कह लें मीडिया देखने के लिए आए हैं, वीडियोस देखने के लिए आए हैं, ये शॉपिंग करने नहीं आए टिकटॉक पे इस वक्त। और ये इम्पल्स बाय कभी भी नहीं करेंगे। रेयरली कोई ऐसा मौका मिलेगा कि आप वो इस तरह मोबाइल डाटा पे होंगे, कहीं बाहर खड़े हुए होंगे और वो इम्पल्स बाय कर लेंगे। वो ज्यादातर यही सोचेंगे कि चलो घर जाके खरीद लूंगा या घर जाके देख लूंगा। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा वाईफाई पे रखूंगा, बिकॉज आई वांट देम टू बाय ऑन द फर्स्ट एंट्री इन द ऑन द फर्स्ट हिट। ओके, उसके बाद आते हैं कैरियर्स। कैरियर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये बहुत एक रेयर कह लें मार्केट है जिसके अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। कैरियर्स के अंदर कोई नेटवर्क रिलेटेड कोई आपका प्रोडक्ट अगर है या नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज हैं, तब आप डीजी, मैक्स, जियो मोबाइल या सेलकॉम, ये मलेशियन नेटवर्क्स हैं, आप इनके ऊपर फिल्टर कर सकते हो। सिमिलरली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अगर आप उपयोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को मैंने नॉर्मली प्रोडक्ट्स की हद तक कभी यूज होते हुए नहीं देखा। प्रोडक्ट्स की हद तक सिर्फ और सिर्फ डिवाइस में हम वाईफाई को टारगेट करते हैं, बाकी किसी डिवाइस को टारगेट नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल हमारा प्रोडक्ट आईफोन के कवर्स हैं। अगर हम आईफोन के कवर्स बेचते हैं तब ऑब्वियसली हम यहाँ पे मैनुअली iOS सेलेक्ट करके जिस जिस मॉडल का हम कवर बेच रहे हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे, या एंड्रॉयड के कवर्स अगर हैं तो एंड्रॉयड के रिलेटेड एक्सेसरीज। इसके अलावा मुझे कोई यूज केस सिनेरियो समझ नहीं आता कि आप इसको डिवाइड करो या कैटेगराइज करो डिवाइस के ऊपर आके सिवाय वाईफाई के। एक और ऑप्शन है डिवाइस प्राइस। ये कुछ लोग इसके साथ खेलते हैं, कुछ लोग इसका ट्राई करते हैं। मैंने खुद ट्राई किया है लेकिन मुझे मिक्स रिजल्ट्स नजर आए हैं। अगर मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स नजर आते तो मैं ऑब्वियसली आपको कहता कि आप इसको प्रेफर करें, लेकिन इसका मकसद यह है कि आप सर्टन रेंज के फोन्स को टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि उन बंदों को ये मेरा ऐड दिखाना जिनके पास $250 से लेके $1000+ का फोन है, तो ये एक तरीका है टारगेट करने का, कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास लोगों को। लेकिन इसमें बहुत सारे मसले हैं। अब आईफोन को ये बहुत अच्छी तरीके से टारगेट कर लेता है, आईफोन के हर मॉडल का इसको प्राइस रेंज पता है, और सैमसंग के भी। लेकिन बहुत सारे एंड्रॉयड फोन्स का इसको प्राइस रेंज नहीं पता, उधर ये मार खा जाएगा। तो अगर लेट सपोज हुआवे का या एचटीसी या नोकिया का कोई लेटेस्ट फ्लैगशिप है अगले के पास जो लाख या 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है, तो टिकटॉक को उसकी प्राइस हाईली लाइकली है कि नहीं पता होगी, तो उस बंदे को आप मिस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस फिल्टर को लगा के। तो दैट्स व्हाई आई विल ऑब्वियसली प्रेफर एनी प्राइस। मैंने ट्राई किया है 3-4 लोगों के एड्स को स्पेसिफिक रेंज पे लगा के, मुझे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नजर नहीं आए, इसलिए मैं अब एनी प्राइस पे ही रहता हूँ। ओके, उसके बाद आता है कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग। कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग मेरे हिसाब से एक बंदे को तब करनी चाहिए जब वो एटलीस्ट 6-7 महीने एड्स के अंदर लगा चुका हो। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे आप अगर कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर ऑटो एंड व्हीकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा जो ऐड है, मैं टिकटॉक को ये बता रहा हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ ऑटो एंड व्हीकल्स रिलेटेड वीडियोस के आसपास दिखाना, उससे हटके किसी वीडियो के आसपास ना दिखाना। ये बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बोल्ड स्टेप है ये अगर आप लेते हो, क्योंकि आप टिकटॉक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो बाकी हर जगह ऐड दिखाने से। आप कहते हो कि सिर्फ व्हीकल्स, गाड़ियों या बाइक के रिलेटेड वीडियोस के आसपास मेरा ऐड दिखाओ। अब जरूरी नहीं है कि एक ऐसा, अगर आप लेट्स सपोज बेच रहे हो कोई कार एक्सेसरी बेच रहे हो, कोई व्हीकल के अंदर, गाड़ी के अंदर यूज करने वाली एक्सेसरी बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग आपको ये कहेगा कि मेरा ऐड अगर गाड़ियों की वीडियो के आसपास नजर आए तो वो ज्यादा बिकेगा, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। अगर एक बंदा जिसने लेनी है इस तरह की कोई चीज, तो वो ब्यूटी की कोई वीडियो देख रहा होगा या वो किसी मूवी का कोई क्लिप देख रहा होगा टिकटॉक पे, तब भी उसको नजर आएगा, वो तब भी ले लेगा। इम्पल्स बाय ऐसी चीज है, इम्पल्स बाय में ये चीजें नहीं मैटर करती। तो अगेन कहने का मकसद कि दिस इज अ वेरी एडवांस टॉपिक, एडवांस टॉपिक नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, इसलिए इसको ऑप्शनल रखा हुआ है टिकटॉक ने। मैं इसको कभी कभी रेयरली यूज करता हूँ, जब मैं सर्विसेज, कोई किसी क्लाइंट की कोई सर्विसेज की कैटेगरी होगी या कोई सेंसिटिव टॉपिक होगा, तब मैं इसको जाके यूज करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ओपन रहने दूंगा। मैं टिकटॉक को इजाजत दूंगा कि भाई जहां दिखानी है दिखाओ, मुझे मेरा रिजल्ट ला के दो बस, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि टिकटॉक पैसे मुझसे तभी चार्ज करेगा जब वो रिजल्ट देगा। लास्ट में कुछ ऑप्शंस आते हैं इन्वेंटरी फिल्टर्स। इसको मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा फॉर सम रीजंस, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ। इन्वेंटरी फिल्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप टिकटॉक को यहाँ पे इजाजत देते हो कि मेरा ऐड किस तरह
की जगहों पर नजर आए। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री जो बाय डिफॉल्ट सेट है, उसका मतलब ये है कि नॉर्मल वीडियोस जो है ना बहुत ज़्यादा वायलेंस वाली और ना बहुत ज़्यादा मैच्योर कंटेंट, इन इनका जो मिक्सचर है, नॉर्मल जो है, जो हर बंदा देख सकता है, फैमिली भी देख सकती है, बच्चे भी देख सकते हैं और बूढ़े भी देख सकते हैं, उस तरह की वीडियोस पे मेरा ऐड दिखाओ, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। लेकिन कुछ सिनेरियो में आप फुल इन्वेंट्री जाते हो, लेकिन प्रोडक्ट्स की सिनेरियो में कभी भी आप इस ऑप्शन या इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते। फुल इन्वेंट्री में ये होगा कि हर जगह वीडियो दिखा देगा, आपको हर जगह ऐड दिखा देगा, मेच्योर कंटेंट के आसपास भी, वायलेंट कंटेंट के आसपास भी। लिमिटेड इन्वेंट्री में ये होगा कि बिल्कुल ही जो, हम अगर पाकिस्तानी जबान में कोई साफ वीडियो होगी उसके आसपास ऐड दिखाएगा, अदरवाइज किसी वीडियो के आसपास ऐड नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से टिकटॉक को करना, रिस्ट्रिक्ट करना रिस्की है आपके लिए। आप इसलिए डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। टिकटॉक को अपनी मर्जी से ऐड दिखाने दो, आप सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक को बताओ कि किस किस को दिखाना है, कहाँ कहाँ दिखाना है, वो टिकटॉक के ऊपर छोड़ दो शुरू में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बजट। बजट के मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट रेयरली यूज होता है, मैंने इसको कभी इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, ना ही मैं प्रेफर करता हूँ। ये उस सिनेरियो में काम आता है जब आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो एक फ्यूचर डेट में, जब आप एक बड़ी कंपनी बन जाएं और आपने पहले से उसकी अवेयरनेस कैंपेन चलानी है। 11 मई को आपकी लॉन्च है, आप 10 मई से ऐड, 1 मई से ऐड स्टार्ट कर दें 11 मई तक, तब जाके ये समझ आती है। हम क्योंकि इंडिविजुअल ही अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, तो हम डेली के हिसाब से उसको देख रहे होते हैं, इसलिए हमें लाइफ टाइम की जरूरत नहीं है, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैं बजट इसको देता हूँ 50,000 इन इंडोनेशियन रुपये का। अच्छा, ये मुझे कह रहे हैं कि 2 लाख कम से कम चाहिए, 2 लाख कम से कम बता देता हूँ। 2 लाख के साथ में गया, मैंने स्टार्ट टाइम बताया और इसको क्लोजिंग टाइम नहीं बताया, ऐड को चलने दूंगा जब तक ये चलता है। मैं इसको बेसिकली 7 दिन तक चलाऊंगा, 7 दिन तक टेस्टिंग करूंगा इस ऐड के ऊपर और फिर जाके अपना अगला ऐड बनाऊंगा। वो मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको इस एंड पे बताता हूँ कि मैं किस तरीके से एड्स चलाता हूँ। तो मैंने स्केड्यूल स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट टाइम ये है, आपका स्टार्ट टाइम जो है वो आज ऐड बनाने के 2 घंटे बाद का होना चाहिए। अभी ये तकरीबन 26 जुलाई को रात को 12:14 पे सेट हुआ हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इंडोनेशियन टाइम के हिसाब से, हाँ जी इंडोनेशियन टाइम के हिसाब से, जकार्ता टाइम जो हमसे 2 घंटे आगे हैं, वहाँ पे अभी 12 ही बज रहे हैं रात के। तो मैं इसको सेट कर दूंगा टाइम को जो है वो 2 घंटे आगे का, उसकी एक वजह है, मतलब रात के 2:14 पे, मतलब इंडोनेशिया में 2 घंटे आगे। क्योंकि मुझे ये ऐड बनाते बनाते आधा घंटा घंटा लग जाना है वैसे भी, और उसके बाद बॉट को भी चेक करने में, क्योंकि टिकटॉक का बॉट चेक करता है कि ऐड कैसा है, उसको भी टाइम लग जाएगा। तो अगर मैंने ये ऐड अभी, लेट सपोज अभी जो टाइम हो रहा है करंटली वहाँ पे 12:14 हो रहे हैं या 40 जो भी हो रहे हैं, तब लगा दिया, तो मैं एंड पे जाऊंगा, ये मुझे एरर दे देगा कि भाई यू कैन नॉट सेट एन ऐड इन द पास्ट, क्योंकि ये टाइम वो सेट हुआ था जब मैंने ऐड शुरू किया था बनाना। अभी बनाते बनाते ही मुझे 30 मिनट हो गए हैं आप लोगों से बात करते करते। अगर मैं अभी जाके इसको सारा पब्लिश करूंगा, ये मुझे एंड में एरर दे देगा। तो इस एरर से बचने के लिए इसको पहले ही 2 घंटे आगे का टाइम दे दो आप, ताकि एंड में एरर ना आए आते। ओके, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डे पार्टिंग। ये अगर तो आपको ये सही तरीके से समझ आ जाए और सही तरीके से यूज करना आ जाए तो इसके बहुत फायदे हैं। डे पार्टिंग में होता क्या है कि आप टिकटॉक को ये बताते हो कि मेरा ऐड दिन के इस टाइम पे खाली शो हो या इस टाइम पे शो हो। इसके बड़े स्पेसिफिक यूज के सिनेरियोज हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। आपका एक ऐड है, किसको कहते हैं, नाइट क्रीम का, जो औरतों की नाइट क्रीम होती है, उसका आपका ऐड है। तो वो नॉर्मली जो औरतें हैं वो रात को जब बेड टाइम होता है उनका, उस टाइम पे वो उसको प्रेफर करेंगी खरीदना या देखना या उसकी वीडियो देखना। अगर आप एक नाइट क्रीम एक औरत को दिन के टाइम दिखा रहे हो जो ऑफिस में हो सकती है या कोई काम कर रही हो, हाईली लाइकली है कि वो आपका एड स्किप करेगी। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मामले में, क्योंकि मैंने खुद इसका एड जो रीसा स्किन का लगाया था वो इसी हिसाब से लगाया था, डे पार्टिंग करके। क्योंकि मैं ऐड लगाता था तो मुझे फील हो रहा होता था कि यार दिन में मेरी सेल ही कोई नहीं आ रही, मेरी सारी सेल रात में आती है, लेकिन दिन में क्योंकि औरतें दिखती हैं तो मुझे पैसे चार्ज हो रहे होते हैं, मेरा पैसा कट रहा होता है, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा होता। रिजल्ट मुझे हमेशा रहा आता था, अच्छा रिजल्ट। दिन में कोई शादिर और नादिर सेल आती थी, लेकिन रात में ना एकदम बूम कर जाता था। हाँ, ओके ओके, सॉरी, मुझे पानी ला देना, बॉटल ला देना। ओके,
सो और इसका एक और यूज के सिनेरियो बता देता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मॉर्निंग प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेसिफिकली। मुझे आपके दिमाग में एग्जांपल याद नहीं आ रही, लेकिन खुद आप लोग खुद सोचो कि जो स्पेसिफिकली दिन में सुबह के टाइम यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स होंगे, ऑब्वियसली समवन विल प्रेफर सीइंग देम इन द मॉर्निंग, बाइंग देम इन द मॉर्निंग, क्योंकि दिन सुबह के टाइम वो खरीदेगा, हाईली लाइकली है। दिन के टाइम, शाम के टाइम नहीं खरीदेगा। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइम पे ज्यादा खरीदा जाएगा, हाँ, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन इज अ गुड एग्जांपल। वो दिन में घर से निकलने से पहले मर्द और औरत दोनों यूज करते हैं बाहर, अमेरिका में या यूके के अंदर। तो सनस्क्रीन आप सुबह के वक्त दिखाते हो या इवन रात के वक्त भी वो दिखाओ तो उतना इशू नहीं, लेकिन सुबह के वक्त दिखाओ तो ज्यादा सेल्स एक्सपेक्टेड है आपको आना। तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो मैनुअली। अब जैसे मंडे है, मंडे को मैं प्रेफर करता हूँ कि सुबह 12 बजे तक, दिन के 12 बजे से पहले पहले मेरा ऐड शो हो, उसके बाद ऐड रुक जाए, और फिर रात के 6 बजे से लेके 11 बजे तक ऐड शो हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगेन ही मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप 99% श्योर हो तब आप ये करो। अब मुझे ये चीज कैसे पता लगी थी, मैं पहले ऑल डे चलाता था ऐड इस रीसा स्किन का। तो और मैं बार बार देखता था, जब अपनी रिपोर्ट्स देखता था या सेल ग्राफ देखता था दिन का, तो मुझे रात में बड़ी सेल्स नजर आती थी एकदम। तो वहां से मुझे आइडिया हुआ, और अगेन मैंने एक दिन के डाटा की बेस पर डिसाइड नहीं किया। कभी भी आप एड्स के अंदर या जहाँ पे आपके इस तरह का डाटा इन्वॉल्व हो, 1 डे का डाटा इज नॉट इनफ टू मेक अ डिसीजन। 7 डेज का डाटा कम से कम आपको चाहिए होता है टू मेक अ रिलायबल डिसीजन। 7 दिन तक अगर आप नोटिस कर रहे हो सेम चीज कि रात को सेल आ रही है, रात को सेल आ रही है, तब जाके आप डे पार्टिंग करो। अदरवाइज ना करो, क्योंकि बहुत नुकसान खा सकते हो। क्या पता एक दिन के अंदर आपने ऐड चलाया तो उस दिन शायद वीकेंड था या अमेरिका में कोई हॉलिडे थी, या कुछ भी हो सकता है, उस स्पेसिफिक दिन आपको सेल आ गई, आपने उसकी बेस के ऊपर अपने सारे ऐड चला दिए डे पार्टिंग के हिसाब से रात में। आपको पता लगा कि जी रात में वो प्रोडक्ट आगे कभी बिका ही नहीं, और आप ऐड पे पैसे जाया किए जा रहे होगे। तो इसको हमेशा तब करना जब 7 दिनों का डाटा हो, 7 दिनों का डाटा एक ही चीज आपको बता रही हो, तब जाके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप श्योर नहीं हो, ऑफ रहने दो, सारा दिन दिखाते रहो, कोई मसला नहीं है। फिर आता है लास्ट ऑप्शन, बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट एक तरह से डे पार्टिंग वाला ही है। अगर आप इसके बारे में श्योर हो तब इस चीज के साथ खेलना, अदरवाइज इसको ऑटो रहने देना। ओके, हमसे पहली चीज हमें ये बता रहा है ऑप्टिमाइजेशन गोल। ये हम पूछ नहीं रहा, हमें बता रहा है कि हमारी इस कैंपेन का जो गोल है वो रीच है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ऐड पहुंचे। बेशक वो ना खरीदें, बेशक वो क्लिक ना करें, कमेंट ना करें, मेरा गर्ज नहीं है उस चीज में, बस पहुंचे मैक्सिमम लोगों तक। ओके, तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि क्या दिखा, कि किस हिसाब से दिखाना है। पहला ऑप्शन ये है कि 7 दिनों में एक बंदे को 3 दफे से ज्यादा ना दिखाओ। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितनी दफा दिखाना है 7 दिनों के अंदर। पहला ऑप्शन ये है कि 3 से ज्यादा नहीं, 3 दफा एक बंदे को दिखा दिया ऐड, बस उसके बाद 7 दिनों तक ना दिखाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक दिन में एक से ज्यादा दफा अगले को नहीं दिखाना। 7 दिनों में 7 दफा दिखा दो, खैर है, एक दिन में एक से ज्यादा नहीं दिखाना। तीसरा ऑप्शन ये है कि कस्टम फ्रीक्वेंसी, मैं अपने हिसाब से टिकटॉक को बताऊं कि भाई मुझे कितनी दफा एक ऐड एक अगले बंदे को दिखाना है। गूगल का डाटा ये कहता है कि एक बंदा जब एक प्रोडक्ट को 6 से 7 दफा देखता है, तब जाके वो रेडी होता है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। लेकिन इस स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप इसको यहाँ से इरेज करके 7 कर दो और यहाँ उसको 7 कर दो कि जी मेरा जो ऐड है वो 7 दिनों में 7 दफा नजर आए अगले को। नो, आप शुरू में ऑटो रहने दो इसको, कि खुद अपने हिसाब से टिकटॉक दिखाते रहे, और फिर जब आप एट द एंड ऑफ द 7 डेज रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, तब आप डिसाइड करो कि आपको ज्यादा दिखाने से फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। फायदा हो रहा था, बढ़ा दो इस नंबर को, 3 से आप 7 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, टोटली अप टू यू, लेकिन हमेशा बेस्ड ऑन डाटा। ओके, लास्ट ऑप्शन आ जाती है बिड कंट्रोल ऑप्शनल। एक मजे की बात है, ये जहां जहां ये ऑप्शनल लिखा आता है ना, ये आपको सबसे ज्यादा मरवाता है। तो जिस तरह ऊपर वो था कंटेंट टॉपिक्स थे, अब यहाँ पे कभी भी आपने इसको छेड़ना नहीं है इन द फर्स्ट फ्यू एड्स। आप इसको माइनस करके ऑटो रहने दो। अब ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि 22,570 इंडोनेशियन रुपया आपकी बिड होनी चाहिए। अब ये सजेस्ट क्यों कर रहा है, इसके दो रीजन, एक ही रीजन है खैर मेन। बेसिकली ये आपसे चाहता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा पैसे लगें, क्योंकि उसमें दोनों को फायदा है, आपको भी इसको भी।
इसको ये फायदा है टिकटॉक को कि इसको ज्यादा बजट मिलेगा, इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे ऐड चलाने के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे टिकटॉक के लिए हायर रेवेन्यू जनरेट होगा। आपको ये फायदा है कि जितना ज्यादा आप पैसा फेंकोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट अच्छा होगा बुरा, दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। तो इसके बजाय मैं इसकी सजेस्टेड बिड के जाने के बजाय मैं ऑटो रहने दूंगा शुरू में, इसको पहले 7 दिन मैं कहूंगा कि वो इसको टिकटॉक को आप खुला खाओ, जितना मर्जी दिल है आपका आप लगाओ। 7 दिनों के बाद आप मुझे बताओ कि आपने कितना लगाया, आपको एक इम्प्रेशन लाने में, सॉरी 1000 इम्प्रेशन लाने में कितने पैसे कटे हैं आपके। तो आप मुझे वो बताएंगे, मैं उस हिसाब से उसको थ्रॉटल करूंगा। तो अच्छा, इम्प्रेशन सीपीएम बेसिकली कहते हैं इसको। सीपीएम होता ये है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन होता क्या है? रीच की अब जैसे ऐड लगाया है मैंने कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, तो इसके अंदर टिकटॉक मेरे से पैसे इस तरीके से चार्ज करेगा कि जैसे ही वो 1000 लोग मेरा ऐड पहुंचा देगा, वो मुझसे पैसे काट लेगा, उन 1000 लोगों के एक साथ काट लेगा। इस 1000 के पीछे, इस 1000 नंबर के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर तो वो एक एक इम्प्रेशन के पीछे काटने लग जाए तो इनवॉइसेस का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि वो 0.0000 करके बनती है समथिंग। अभी भी ये जो 22,000 मुझे बता रहे हैं इंडोनेशियन रुपया, इसको मैं डॉलर्स में करता हूँ, तो मेरे से ये चार्ज कर रहा है $1.50 1000 लोगों के लिए। तो ये 1000 का नंबर इसलिए रखा गया था ताकि इनवॉइसिंग आपकी आसान हो सके और रिपोर्टिंग आपकी आसान हो सके। तो $1.5 मेरे से ये 1000 लोगों की काट लेगा। अब मुझे 10,000 दिखाता है तो ऑब्वियसली $10 समथिंग लाइक दैट इस तरह काटेगा। तो मैं इसको शुरू में ऑटो रहने दूंगा और बाद में देखूंगा कि क्या सूरत हाल रही है और उस हिसाब से मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा। बाकी एडवांस सेटिंग्स भी आपको दिखा देता हूँ। बिलिंग टाइप में यही बता रहे सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से मुराद कि ये अपने हिसाब से दिखाएगा क्योंकि मैंने डे पार्टिंग नहीं की है, तो ये स्टैंडर्ड डिलीवरी है। यहाँ पे मैं रुक के बिफोर मूविंग ऑन टू लुक लाइक ऑडियंस मैं सवाल ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। तो मुझे अलाउ करने दें एक सेकंड। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, ये मेरे ऑप्शंस कहाँ गए हैं? हाँ बोला आप ही कर लो क्योंकि मुझे पता नहीं किस स्क्रीन पे चले गए। ओके एवरीवन, मैं एक एक करके आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो अपने आप क्वेश्चन कर लीजिए। पहले मोहम्मद उसामा, आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने बताया था यूके यूएस में हाँ जी, हाँ जी एक सेकंड में जी कर लें कोई इशू नहीं। यूके हाँ, आपने बताया था लैंग्वेज वाला जो था वो आपने बताया साउथ एशिया में अगर तो आपका इंग्लिश प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरह का आपने बताया था तो आप सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। यूरोपियन और यूएस का क्या बताया था आपने? आपने शायद यूएस का बताया था कि इंग्लिश नहीं सिलेक्ट करना। ये जरा क्लियर कर दें, यूरोपियन और यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या करेंगे हम? हेलो जी सॉरी मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया था तो वन म्यूट नहीं हो रहा था। तो बेसिकली यूएस के अंदर आप, मैं नॉर्मली सजेस्ट नहीं करता कि आप लैंग्वेज का फिल्टर लगाओ। उसकी वजह ये है कि हाई जो वहाँ पे
तादाद है वो इंग्लिश स्पीकर से ज़्यादा है, लेकिन यूरोपियन साइड पे फ्रेंच हो गई, जर्मन, डच लैंग्वेज हो गई, हिब्रू हो गई, इसके भी लोग काफ़ी मौजूद हैं। तो उनको मैं हटाने के लिए, क्योंकि मेरा इंग्लिश ऐड होगा, तो हाईली लाइकली है कि इन लोगों को मेरा ऐड नहीं समझ आना, क्योंकि जो जर्मन और फ्रेंच हैं ये अपनी लैंग्वेज के साथ बहुत पक्के होते हैं इन, तो उस वजह से बचने के लिए मैं इंग्लिश के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ इन कंट्रीज के अंदर, और साउथ ईस्ट एशियन में भी लगाऊंगा अगर मेरा ऐड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, और मैं मलेशिया, सिंगापुर जैसे कंट्रीज के अंदर हूँ जहाँ पे लोकल लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ठीक है, मतलब यूके और यूएस में अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो यूएस में आपने बताया फिल्टर नहीं लगाएंगे, और यूके में क्या? यूके में भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि उनकी भी नेशनल लैंग्वेज ठीक इंग्लिश है। ठीक है, यूके यूएस में फिल्टर नहीं लगाएंगे, यूरोपियन में हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, और साउथ एशिया में भी इंग्लिश ही करेंगे, क्योंकि टारगेट इंग्लिश डिस्क्रिप्शन को कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू। नो इशू। जी ओके जी, बस मैं एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि ये सारा समझ आ गया। मेरा ना असल में ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तो उसको कैसे मैं रीइंस्टेट कराऊं? डिपेंड करता है कि रीजन क्या थी सस्पेंशन की। वो अकाउंट बनाते ही सस्पेंड हो गया। एक तो मैंने जैसे बनाया, 2 अकाउंट मैंने बनाए यूके में ना, तो एक वो तो बनाते ही सस्पेंड हो गया, फिर दूसरे अकाउंट पे मैंने बना लिया, और मैंने अपने पैसे भी 20 पाउंड्स ऐड कर दिए। वो ऐड किए, उसके बाद ना वो मेरे पास सस्पेंशन की ईमेल आ गई। अच्छा, दूसरा वाला तो आपका सस्पेंड मल्टीपल अकाउंट की वजह से हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली। पहला वाला जो सस्पेंड हुआ है वो आपने आरडीपी के बगैर बनाया था या आरडीपी के ऊपर बनाया था? ये सारा आरडीपी से यूज किया मैंने। ठीक है। और वो जो दूसरा बनाया ना, वो उसमें भी जो डिटेल थी ना, वो पहले से नहीं, दोनों की डिटेल बिल्कुल सेपरेट थी। दोनों का आरडीपी सेम था या आरडीपी भी सेपरेट था? नहीं, सब कुछ अलग था, इनका सब कुछ सेपरेट था। मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ ना मल्टीपल, तो वही इस्तेमाल की थी मैंने, यानी सबके लिए मेरे पास ऑलरेडी काफी सारी पड़ी है। दूसरा मुझे सवाल मेरा ये है कि दोनों पे पेमेंट मेथड आपने दूसरे पे तो किया था, पहले वाले पे किया था? नहीं, वो पेमेंट मेथड की तरफ गया ही नहीं, उससे पहले सस्पेंड हो गया। पहला वाला तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डिटेल्स की वजह से सस्पेंड मुझे लग रहा है वो हुआ होगा। दूसरा वाला क्योंकि आप पेमेंट मेथड तक जा चुके हो, तो शायद वो सस्पिशियस पेमेंट से सस्पेंड हुआ। तो टिकटॉक एड्स इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इस पे बहुत अरसे से ना एक स्कैम चल रहा है, जो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उस वजह से टिकटॉक नए यूजर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है, और आजकल तो आरटीपीज के ऊपर भी सस्पेंशन आई हुई है। रजिस्ट्रेशन का तरीका ये है कि आपको टिकट खोलना पड़ेगा, और टिकट खोल के एक दफा आपने टिकट खोल दिया तो टिकटॉक को इतना रियलाइजेशन हो जाएगी कि आप एक असल इंसान हो जो बनाना चाह रहे हो। आजकल बॉट्स के थ्रू टिकटॉक एड्स के अकाउंट बन रहे हैं, तो इसलिए वो धड़ाधड़ सस्पेंशन किए जा रहे हैं। खासतौर पे आरडीपी की आईडीज को वो इंस्टेंट सस्पेंड करते हैं, क्योंकि बॉट्स आरडीपी की आईडीज यूज करते हैं। तो आपने एक दफा टिकट खोल दिया, 70-80% चांस है कि वो आपको उसी टिकट के अंदर ही आपकी आईडी अनबैन कर देंगे। सही है। अच्छा, टिकट ऑप्शन कोई आप वहां से अभी खोलें, क्या होता है जो इनका एड मैनेजर है, लेकिन वहां पे जाके या तो मेरी सस्पेंशन की वजह से मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, या कोई इस तरह वो इशू के टिकट का मुझे ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। हाँ, टिकट का ऑप्शन ये मेरे सामने आपकी मेरी जब स्क्रीन शो हो रही थी, क्वेश्चन मार्क का बटन था, वहां से जाके आप हेल्प एंड आर्टिकल्स के अंदर टिकट खोल सकते हो। मुझे बताइएगा ना हुआ तो। ठीक है, थैंक यू। भी और कोई? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर थोड़ा ये बता दें कि एज अ वीए अगर हमें कोई ऑर्डर आता है एडमिन का, तो वो क्लाइंट की अकाउंट की एक्सेस हम कैसे लेंगे? मैंने बिजनेस सेंटर जब शुरू में दिखाया था तो उसके अंदर यूजर्स का आपको एक ऑप्शन दिखाया था, तब आप थी? जी। तो क्लाइंट वहीं पे जाके आपकी ईमेल डालेगा और आपको एडवर्टाइजर अकाउंट का एक्सेस दे देगा। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, ठीक है। और ये आरडीपी का थोड़ा बता दें कि नई टर्म है क्या है?
अच्छा, बेसिकली आरडीपी वीपीएस का एक दूसरा नाम है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल उसको कहते हैं। वीपीएस का आपको आइडिया है? जी जी वीपीएस ही है, आप इस तरह समझ लें, कोई फर्क नहीं है। ठीक मेरा ठीक बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग का है, इसलिए हम उसको आरडीपी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। नो इशू एट ऑल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो सर ये बताइए, जिस तरह हमारा फेसबुक में मिनिमम डेली बजट होता है, हम $2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम हम कितना रख सकते हैं भाई? कंट्री डेली वाइज का होता है, लेकिन अबव $10 $20 होना चाहिए। डेली अब 10 नहीं होना नहीं चाहिए। मैं कितना रख सकते हैं वैसे यूएस मिनिमम के अंदर कितना? यूएस के अंदर $5 है, यूके के अंदर अच्छा, 10 पाउंड्स है। 10 आपका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आता है, कंट्री वाइज होता है, जैसे मलेशिया में 200 रिंगिट्स है, इंडोनेशिया में बस 25,000। यूके यूएस का ठीक है, 5 और 10 ठीक है। तो ये सर Recording in बताइएगा कि आप progress. कह रहे हैं, सॉरी, फिर हेलो, बताएं। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा, आप ये कह रहे थे कि रीच पहले हम देखेंगे 1 महीने तक ना? 7 दिनों तक, जी 7 दिनों तक रीच की कैंपेन लगाएंगे, एक अच्छा, महीने में 7 3-4 कैंपेन लगाएंगे। अच्छा 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 1 महीने का, हाँ ठीक जी। है। तो इसके अलावा ये मुझे बताइए कि जो हमारा एड्स है वो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे शॉपिफाई के लिए और अमेजोन के लिए हम यहाँ से रन कर सकते हैं, जी जी। या सिर्फ यहाँ सेलर सेंटर के लिए होगा टिकटॉक का? मैं बताता हूँ, लोग 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो सेलर सेंटर के लिए यूज करते हैं, बाकी 70% बाकी चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक 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 ठीक। जी। तो यहाँ पर वो वेबसाइट का लिंक देना होगा, एड्रेस देना होगा, हाँ क्या जी। हो क्या करना? बेसिकली जब मैं रीच सेलेक्ट कर रहा था तो आपको वहाँ पे ट्रैफिक का ऑप्शन याद है? मैं फिर से दिखाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स के बाद। हाँ जी, हाँ हाँ, ट्रैफिक के ऑप्शन ये में याद कोई याद भी आप लिंक डाल सकते हो। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जो आप रीच कह रहे थे तो उसमें वाईफाई वाला ऑप्शन था 2G 3G ना, तो ये तो हाँ हम जी। रीच के लिए कर रहे हैं, जिस तरह बाकी आपने कहा कि जी हमने रीच देखना है कि हमारी कितनी रीच जाती है और कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, फिर उसमें से हम खुद ही सेलेक्ट करेंगे कि किनको दिखाना है, कैसे दिखाना है, कितने बजट में दिखाना है। तो वो वाईफाई वाला आप अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं या फिर कोई और वजह है उसका? क्योंकि नहीं, उसमें 2G 3G को भी आप एनालाइज कर सकते हैं मैं और बाद में जाके हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। मैंने इस पे मल्टीपल एड्स रन किए हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे हमेशा अच्छे रिजल्ट्स, चाहे वो रीच हो चाहे ट्रैफिक हो, वाईफाई के थ्रू मिली है। क्योंकि एक जनरल वाईफाई से साइकी है ना ठीक कि लोग फ्री होते हैं तभी वो फोकस भी कर रहे होते हैं एक चीज के ऊपर। एक्सपीरियंस बेस है, ठीक ठीक हाँ ठीक। जी। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक यूएसए की हमारे पास सैलड शॉप है, उसको हम टिकटॉक के ये इस एडवर्टाइजिंग अकाउंट के साथ कैसे लिंक करेंगे? हेलो। हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि शुरू में मैंने टिकटॉक कनेक्ट करने का तरीका बताया था, हो नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टिकटॉक शॉप खुली हुई थी। लेकिन बिजनेस सेंटर के अंदर आप जब जाते हैं वहाँ पे आपको शॉप्स का एक ऑप्शन नजर आता है। शॉप्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन आता है, वहां से आप अपनी टिकटॉक शॉप को जैसे ही कनेक्ट कर देंगे अपने बिजनेस सेंटर के साथ, तब सही। वो उसके अंदर आ जाएगी, बिजनेस सेंटर के अंदर आराम से। अच्छा चलिए, ठीक हो गया सर, थैंक यू। नो इशू, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा ना क्वेश्चन ये है कि हम ये जो आरडीपी पे और वीपीएस पे अगर हम अकाउंट नहीं बनाए तो क्या हम पाकिस्तानी आईडी पे हम एक तो ऐड अकाउंट बनाए? तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि शॉपेबल जो एड चलते हैं अगर उसमें यानी अभी हम किस तरह से उसको शॉप के साथ अटैच कर सकते हैं, अगर वो उसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए तो वो अच्छा हो जाए। वो मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह। शॉपेबल एड्स शो कर दूंगा कि वो कैसे कनेक्ट होते हैं। पहली चीज जो आपका है कि पाकिस्तान से आपको बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, पहले इजी था, अब नहीं बनाना चाहिए। अब क्योंकि टाइम आफ्टर टाइम टिकटॉक बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है इन मामलों में, तो पहला तो तरीका एजेंसी अकाउंट ही है। वो मैं आपको
आफ्टर डिस्कशन कंफर्म कर दूंगा कि आप उसको किस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि वो जुगाड़ है। तो सेकंड जो लेजिट तरीका है वो ये है कि आप अपने जिस ईमेल पे, जिस डिटेल्स पे आपने सर्विस सेंटर बनाया है, उसी डिटेल्स के ऊपर आप बिजनेस सेंटर बना लो, ताकि आपका वन स्टॉप शॉप हो जाए। जी। अच्छा, इसमें जहन भाई एक छोटी सी बात है कि ये जो एजेंसी अकाउंट होते हैं, मतलब क्या ये हम खुद नहीं बना सकते, हमें किसी से परचेज ही करने पड़ेंगे या क्या? टेक्निकल है, बना सकते हो, लेकिन मुश्किल भी है। और आपको जो आपके पास ऑप्शन आती है ना मल्टीपल ऐड अकाउंट्स की, वो आफ्टर सर्टेन स्पेंडिंग आती है, तो मतलब इंस्टेंटली आपको नहीं मिलती वो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान डिटेल्स पे अगर हम नहीं बनाते तो लेट्स बोल के अब अगर हम बाहर से लेते हैं तो क्या हम लॉगिन की प्रॉक्सी पे यूज कर सकते हैं आरडीपी अगर ना हो इस तरह का? एक दफा आपका ऐड अकाउंट बन गया और उसके ऊपर $1 से $2 की स्पेंडिंग हो गई, तो उसके बाद उसकी सस्पेंशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड तब होगा जब आप कोई ना कोई ऐड के अंदर गलती करोगे, कोई ऐसी जिसको नेग्लेक्ट ना किया जा सके। और कोई सवाल है किसी का? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई जैन भाई, मुझे ना 2-4 चीज़ें नहीं समझ आई। एक तो प्लेसमेंट और इसके अलावा अच्छा, क्रिएटर इंटरेक्शन और वीडियो इंटरेक्शन में आपने क्या बताया था? ये भी थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। और अच्छा, और दूसरी चीज़ आपने एनी प्राइस और स्पेसिफिक प्राइस ये बताई थी। एनी प्राइस, मैं अच्छा ठीक है समझ गया। ठीक ओके, है ये 3 चीजें। जी। और चौथी चीज़ इन्वेंट्री टायर में आपने फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, और ये थोड़ा सा ना मोटा-मोटा है इसमें थोड़ा। वो मैंने जानबूझ के उसको ब्रीफली बताया था, उसका यूजेज नहीं है टिकटॉक शॉप के साथ, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन सामने आया था तो इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन मैं फिर बता देता हूँ, और उसको भी मैं किसी तरीके से फिर कवर कर देता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। जो पहला ऑप्शन था प्लेसमेंट्स का, प्लेसमेंट्स बेसिकली कहते हैं इस चीज को है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ नजर आए। अब टिकटॉक के अंदर एक ही प्लेसमेंट है कि टिकटॉक की ऐप के अंदर आपका ऐड नजर आ सकता है, उसके अलावा कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आपका टिकटॉक का ऐड नजर आ सकता है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि प्लेसमेंट को यहाँ होना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने स्टिल डाला हुआ है। तो टेक्निकली अगर बाद में जाकर टिकटॉक की कोई वेब एप्लीकेशन आती है कि वेबसाइट से आप टिकटॉक देख सको जिस तरह मोबाइल से यूज करते हो, और अगर वहां पे ऐड का ऑप्शन है, तो प्लेसमेंट में आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने टिकटॉक मोबाइल में दिखाना है या टिकटॉक वेब में दिखाना है। वहां पे आपको ये ऑप्शन तब अवेलेबल मिल जाएगा जब टिकटॉक वेब लॉन्च होगा। और दूसरा, अच्छा आपने पूछा था एक सेकंड, इंटरेक्शन में कुछ था, हाँ, क्रिएटर इंटरेक्शंस और वीडियो इंटरेक्शंस। क्रिएटर इंटरेक्शंस वो वाले लोग होते हैं जो फैन बेस होती है किसी ना किसी क्रिएटर की, कि उनके वो बार बार प्रोफाइल खोलते हैं, उनको बार बार फॉलो या उनसे रिलेटेड क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, उनकी हर वीडियो देखते हैं। ये उस तरह के लोग होते हैं। और उसके अंदर जो लिस्ट है, उस लिस्ट में आप किसी भी लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ऐसे लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों का फायदा ये होता है कि ये मैं अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो ये टिकटॉक को प्रॉपरली यूज करते हैं। उनको चस्का पार्टी नहीं होती कि आए, इन्होंने वीडियो देखी, रैंडम वीडियो देखी, चले गए। 2 तरह के लोग होते हैं टिकटॉक पे, जो प्रॉपर फॉलोइंग करते हैं, उन्होंने अकाउंट्स फॉलो किए होते हैं, वो खुद भी पोस्टिंग करते हैं, वो आपको क्रिएटर इंटरेक्शंस की लिस्ट में मिलेंगे। और वीडियो इंटरेक्शंस में आपको वो लोग मिलेंगे जो बस मीडिया के लिए यूज करते हैं टिकटॉक। और उसके अंदर वो वाले लोग होते हैं जो सर्टेन कैटेगरीज की वीडियोस को बहुत शौक से देखते हैं, बार बार देखते हैं, और उनका फॉर यू पेज भरा हुआ होता है उस तरह की वीडियो से। फॉर एग्जांपल, अगर ड्रामा की वीडियोस वो बहुत देखते हैं तो उनके फॉर यू पे ड्रामा की वीडियोस ही होंगी। तो अगर आप ड्रामा रिलेटेड कोई आपका प्रोडक्ट है तब आप वो वाला कैटेगरी चूज कर सकते हो। लास्ट आपने जो मुझे सवाल किया था वो था एनी प्राइस और स्पेसिफिक रेंज। ये डिवाइस प्राइस की कैटेगरी के अंदर ऑप्शन था।
कि डिवाइस प्राइस से मुराद कि मोबाइल की प्राइस कितनी होनी चाहिए आपके मतलब जो आपको बंदा चाहिए उसकी मोबाइल की प्राइस किस रेंज में होनी चाहिए। तो मैंने उसको उस वक्त बताया था कि 250 से लेके आप 1000 प्लस रख सकते हो रखना चाहो तो, लेकिन इसको लिमिट ना करो तो अच्छी बात है। आप टिकटॉक को ये ना पता हो कि मुझे सिर्फ अच्छे मोबाइल वालों के पास मेरा ऐड नजर आना चाहिए, इस चीज के ऊपर आप रिस्ट्रिक्ट ना करो। आप टिकटॉक को जिस मर्जी को दिखाना है दिखाए, ये रहे मेरे पैसे और ये रहा मेरा इंटरेस्ट और ये रहा मेरे डेमोग्राफिक्स, इनको दिखा दो, बाकी छोड़ दो चीजें। ओके, और क्या चीज मैं आज वाला सेशन शायद मैं जल्दी क्लोज करूं। मैं हमाद से एक दफा पूछ लेता हूँ। हमाद, मुझे अगर आप टेक्स्ट पे बता दो। बाकी आपको किसी का सवाल है तो वो काइंडली सबसे पूछते रहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने बताया कि हम जिस ईमेल पे सेलर सेंटर बनाए उसी पे अपना एड अकाउंट बनाए, तो अगर हमारा एड अकाउंट किसी वजह से सस्पेंड हो जाता है तो सेलर सेंटर पे इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, चलो सिंपल पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों आपस में लिंक जरूर होते हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। अच्छा, इसी तरह अगर हमारा टिकटॉक वाला जो ऑफिशियल अकाउंट होगा उसके साथ लिंक करते हैं, वो भी सस्पेंड हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेलर सेंटर? उस सिनेरियो में कुछ सर्टन सस्पेंशंस के ऊपर फर्क पड़ सकता है। अगर तो आपकी किसी पेमेंट की वजह से या कोई आपने ऐसी सर्टन पॉलिसी ब्रीच की है, तब आपकी शॉप पे भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली आप स्पैम कर रहे थे या बहुत ज्यादा डिवाइसेस से आपने लॉग इन कर लिया था, उस बेसिस पे आपका टिकटॉक बैन हुआ है, तो आपकी टिकटॉक शॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायलेशन पर वायलेशन पे ये चीजें डिफर करती हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे पूछना है कि ये जो मुझे ना स्टार्टिंग के अंदर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई थी, लाइक अपना क्या कहते हैं कि जिस तरह से आपने वो अपना उसको अकाउंट को से टिकटॉक शॉप से कनेक्ट करना था लेकिन वो हुआ नहीं था, तो वो मतलब उस कनेक्ट करने का पर्पस क्या है टिकटॉक शॉप से अपनी? उसका पर्पस ये है कि मैंने पर्सनली अच्छा, आपके माइक से मुझे आवाज अपनी वापस आ रही। अच्छा, अब ठीक हो गया। बिजनेस सेंटर के अंदर सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। आपकी ऑडियंस, आपकी पिक्सल, आपका एड मैनेजर अकाउंट, आपका टिकटॉक शॉप अकाउंट और ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आपके बिजनेस सेंटर के अंदर मौजूद हों, ताकि जब रिपोर्टिंग आप करो तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स की एक साथ आपको मिल रही हो रिपोर्टिंग। अदरवाइज आपको ये ख्वारी करनी पड़ेगी, एड्स मैनेजर के लिए अलग लिंक पे जाना पड़ेगा, उधर लॉग इन करना पड़ेगा, वहां से आप अपना एड्स क्रिएट करोगे, फिर टिकटॉक मोबाइल का अलग डाटा है, टिकटॉक शॉप का अलग डाटा है, ऑडियंस अलग जगह पड़ी होगी, ख्वारी है वो सारी बहुत सारी। बिजनेस सेंटर बना ही इसलिए था। अच्छा चलें ठीक है। और बाकी जैसे हमारा एड जो है वो किसी को शो हो रहा है टिकटॉक पे, तो वो मतलब हमारी प्रोडक्ट परचेज कैसे करेगा? मतलब उसमें लिंक होगा हमारी शॉप का, तो वहां से आके परचेज ऑब्वियसली करेगा? देखिए, गोल पे डिपेंड होता है। अभी गोल्स मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल मैंने रीच बताया था कवर करने थे। अब जब मैं कल नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह शॉपेबल एड या प्रोडक्ट सेल्स के एड्स को कवर करूंगा, उसके अंदर आप देखोगे कि उसके अंदर ऑप्शंस ही आ गए। तो डिपेंड करते हैं गोल क्या है। अब रीच का गोल है, रीच के अंदर आपके शॉप की वीडियो नहीं, शॉप की लिंक नहीं होगी, बटन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वीडियो आएगी। अगर आपकी ट्रैफिक का गोल था तो आपकी वेबसाइट की लिंक आ रही होगी, अगर आपने किसी एक्सटर्नल साइट पे लेके जा रहे हो। अगर आपके प्रोडक्ट सेल या उसका शॉपेबल एड्स का ऐड था तो आपका शॉप नाउ का बटन आ रहा होगा या चेकआउट नाउ का, या वो आपकी मर्जी होती है आप क्या बटन रखते हो, लेकिन जो आप रखोगे वो वाला आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने आरडीपी का बताया, तो मोस्टली अब आरडीपी जो पेड वाली होती है वो यूजफुल ज़्यादा होती है या जो फ्री वाली भी चल जाती है मुख्तलिफ सोर्सेज से, वो भी सही रहती हैं? दोनों में फर्क
बता देता हूँ। फ्री वाले के पास, फ्री वाला जो आरडीपी होगा ना, उसके पास आईपीज बहुत कम होंगी। लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 10 आईपीज होंगी, वो 10 आईपीज आगे 100 लोगों को दे रहा होगा, या डीएनएस उसके पास कम होगा, तो आपकी आईपी शेयर होने के चांसेस ज्यादा हैं फ्री में। लेकिन अगर आप एक पेड, एक प्रॉपर आरडीपी यूज करते हो, तो उसका मकसद ही यही है कि वो आपका वन डिवाइस वन आईपी का रूल होता है उनका। और मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता आप लोग कौन से आरडीपीज यूज कर रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी किताब में 2 आरडीपीज हैं, एक एज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और एक अमेजॉन एडब्ल्यूएस। इन दोनों से ज्यादा बड़े आरडीपीज एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस के बारे में, इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो, इतना महंगा भी नहीं है वो। अच्छा ठीक है सर, तो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर वाले भी सर समटाइम्स फ्री एक्सेस दे देते हैं अगर वो डिफरेंट 1 मंथ के लिए देते हैं, जी सर। वो 1 मंथ के लिए देते हैं, $200 का कूपन देते हैं आपको, वो भी एजुकेशन ईडीयू ईमेल के ऊपर, जिसको जी, जी, लोग सर। बेच रहे होते हैं यहाँ पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए में। जी 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 ठीक तो है, ठीक वो 1 महीने बाद क्या करोगे? हाँ फिर पेड पे ही जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो पहले ही चले जाओ। ठीक है सर। तो मैं 11:15 तक ले लेता हूँ क्वेश्चंस, मुझे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं चीजें कवर कर दूंगा, और जाने से पहले मैं बता भी दूंगा कि नेक्स्ट सेशन में क्या होगा। तब तक क्वेश्चंस जिसके हैं जल्दी जल्दी वो कवर कर लेते हैं। कोई और सवाल नहीं किसी का? अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। हाँ सर मैंने क्वेश्चन किया था क्रेडिट स्प्रेड टेस्ट का, आपने बताया था, और सेकंड आपने कंपेन क्रेडिट स्प्रेड टेस्ट का, और साथ कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का, आप इसको रिपीट कर सकते हैं? लेकिन माइक से थोड़ा शोर आ रहा था। मुझे जितना समझ आया, आपने स्प्लिट टेस्टिंग और कैंपेन बजट एलोकेशन का शायद पूछा था। स्प्लिट टेस्टिंग बेसिकली एक ऑटोमेटिक ऑप्शन है जो टिकटॉक हमें प्रोवाइड करता है। उसके अंदर होता ये है कि हम 2 एड्स बनाते हैं, 2 ब्रांचेस बन जाती हैं हमारी, और टिकटॉक उसके अंदर 50-50% बजट दोनों को दे देता है। अगर हम $10 पर डे पे जा रहे हैं, 5 एक को 5 दूसरे को, और वो दोनों को सेम टाइम पे दिखाता है, 2 अलग अलग लोगों। और उसका मकसद ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे टिकटॉक आपको ये बता सके कि भाई आपका ये वाला ऐड ज्यादा बेहतर था, ये वाला ऐड इतना बेहतर नहीं चला, इसको लोगों ने इतना अच्छा एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये चीज मैंने शुरू में भी कही थी कि हम इसको मैनुअली करेंगे इफ नीडेड। नॉर्मली हमें जरूरत नहीं पड़ती स्प्लिट टेस्टिंग की, वो बहुत बड़े स्केल पे जब हम पूरी कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है, और तब हम मैनुअली कर रहे होते हैं। हम 10, 15, 20 एड्स खुद बनाते हैं और उसको बजट मैनुअली खुद दे रहे होते हैं कि ताकि वो इवनली स्प्लिट हुआ हो। और कैंपेन बजट एलोकेशन भी इसी चीज का नाम है कि आप कैंपेन के अंदर आपने बजट, पूरी कैंपेन का बजट रख दिया 10,000 रुपए, और आगे आपने एडसेट को अपने हिसाब से बजट दे दिया। एक एडसेट ऐसा है जिसके अंदर आपको लगता है कि इसके कन्वर्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो उसको आपने 6,000 रुपए दे दिया, दूसरों को 2,000 रुपए दे दिया। अब 10,000 आपका पूरा जा रहा था, अंतर स्प्लिट होकर 6,000, 4,000, 2,000 और 2,000 जा रहा है। अब 7 दिनों के बाद आपको ये पता लगा है कि जो 2,000 वाली कैंपेन है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। आप उसको बंद नहीं करोगे, आप उसको 2,000 से 500 पे लेके आ जाओगे, क्योंकि देयर इज अ चांस कि फ्यूचर में शायद वो अच्छा चल जाए। तो आपने जो 1,500 रुपए वहां से कम किए, आप अपनी विनिंग कैंपेन को दे दो, 6,000 को 7,500 पे कर दो। इस तरीके से आप मैनुअली बजट एलोकेट कर रहे हो खुद। इसी को ऑटो कर दोगे तो टिकटॉक यही काम ऑटो करेगा, लेकिन इतनी सफाई से नहीं करेगा। टिकटॉक को जहां लगेगा 1 डे के अंदर अंदर कि आपका एड अच्छा नहीं चल रहा, तो बजट काट लेगा वहां से, वो 7 दिनों का वेट नहीं करेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है, मैं स्टार्टिंग में नहीं आया था, तो मेरा खाली ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि एड अकाउंट, बिजनेस अकाउंट और एजेंसी अकाउंट, ये क्या सिस्टम है? अलग अलग इनमें काम करना पड़ेगा कि ये एक ही चीज है? अच्छा, आसान लफ्जों में समझाता हूँ फिर से। बिजनेस अकाउंट आपका एक ऐसी दराज है जिसके अंदर आपके सारे अकाउंट्स पड़े हैं। एजेंसी अकाउंट, टिकटॉक शॉप का अकाउंट, टिकटॉक का अकाउंट, टिकटॉक के पिक्सल्स और कैटलॉग और आपकी ऑडियंस वगैरह, सब कुछ बिजनेस सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है। आप उसको आराम से खोलो, मैनेज करो, सारी चीजें बंद कर दो। टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस सेंटर अकाउंट। अब एजेंसी अकाउंट नॉर्मली जो मार्केटर्स बड़े हैं जिनके पास एजेंसी है, जिनके अंदर मल्टीपल मार्केटर्स हैं, वो एजेंसी अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, उनको एजेंसी अकाउंट ग्रांट कर दिया जाता है। उसके अंदर वो मल्टीपल मार्केटर्स को बुला सकते हैं, हर बंदे का अलग अकाउंट बन जाता है एड अकाउंट।
तो आजकल जो लोग बेच रहे हैं अकाउंट वो इसी को यूज करके बेचते हैं, एजेंसी अकाउंट को यूज करके बेचते हैं। और तीसरा आपने चीज पूछी थी, तीसरी चीज मुझे याद नहीं क्या पूछी थी, सॉरी। बिजनेस सेंटर पूछा था, एजेंसी अकाउंट पूछा था, और तीसरा बेशक टेक्स्ट में लिख दें। मैं साथ साथ मैसेज जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने बताया था ना स्टार्ट में कि हमें जो है ना इन दी स्टार्ट हमें रीच वाली कैंपेन चलानी चाहिए, सही है। अच्छा, साथ में आपने बताया था कि कोई ब्रांड है जिसके जो है टिकटॉक के ऊपर या किसी मार्केट प्लेस के ऊपर, ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर कोई वजूद नहीं हो, और आते के साथ ही वो जो है ना कन्वर्जन की कैंपेन चला दे, वहां पे जो इसको वो रिजल्ट अचीव नहीं होंगे, इसलिए जो है रीच की कैंपेन जो है वार्म अप के लिए जो वो चलाए। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सपोज करें कि हम बिल्कुल न्यूबी सेलर हैं, सही है, और हम जो है व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं विदाउट एनी ब्रांडिंग, तो क्या हमारे लिए भी, और हमारा कोई ब्रांड नहीं है, सही है, नो ब्रांड के हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खाली जो है हम चाइना से प्रोडक्ट उठा के हम जो है वो टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक शॉप पे प्लेस कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए भी रीच की कैंपेन चलाना उतना ही वायबल ऑप्शन है या डायरेक्ट हम कन्वर्जन चला सकते हैं? बिकॉज आवर पर्पस इज नॉट द ये कह लें कि ब्रांड बिल्डिंग नहीं है हमारा पर्पस इसमें। बिल्कुल ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में, व्हाइट लेवल के मॉडल में और कुछ और मॉडल्स हैं, इसके अंदर तो समझ नहीं आता कि आप रीच पे कैंपेन लगाओ। इसके अंदर आप डायरेक्ट लगा सकते हो प्रोडक्ट सेल्स की कैंपेन, या कुछ सिनेरियोज में ट्रैफिक की कैंपेन भी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो एज पर योर एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस में प्रोडक्ट सेल्स डायरेक्ट लगाना बेहतर रहेगा इस सिनेरियो में। महंगा जरूर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। जी, और किस सवाल किसी? अच्छा, जब तक आप अनम्यूट आपको करते हैं, नेक्स्ट सेशन जो बेसिकली होगा वो टिकटॉक शॉपेबल एड्स और टिकटॉक के जो बाकी एड प्लेटफॉर्म वो हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके ऊपर होगा। और पूरी जो कुछ स्ट्रेटजीज हैं 2 से 3 जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और केस स्टडीज मैंने अगर कोई प्रिपेयर कर ली, तब तक मैं केस स्टडीज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट सेशन हुआ वो मैं हम आपसे पूछ लूंगा। तो तब तक बेहतर है कि आप लोग टिकटॉक एड्स को थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ताकि आपके सवाल थोड़े से टेक्निकल भी हों और मुश्किल भी हों, और आपको उसमें सीखने को भी ज़्यादा मिल जाए। बाकी तब तक मैं भी सवाल ले लेता हूँ जॉन भी हुआ। तब तक जो भी आपके सवाल हुए वो व्हाट्सएप पे आप मुझे #ZAIN लिखोगे, मेरा नाम आ जाएगा, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वो भी आप लोगों के साथ जब मुझे फ्री टाइम मिला मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। जी हसन, आप अनम्यूट थे उस वक्त, काइंडली पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एक बात पूछना था कि टेस्टिंग के लिए जो लिमिट्स है डेली बजट का, वो कितना होना चाहिए? और दूसरी बात ये है कि ये एड्स जो है ना, ये फेसबुक पेज के लिए भी कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ टिकटॉक के लिए है? अच्छा, जो मैंने आपको आज सिखाया, बेसिकली मैंने आपको टिकटॉक एड्स नहीं सिखाया, मैंने आपको पीपीसी सिखाई थी। ये पीपीसी हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम है कंसेप्ट। आप अब अभी जो मैंने आपको चीज सिखाई, आप वही चीज फेसबुक पे जाकर ट्राई करो, सारे सेम ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। और बजट की जहाँ तक बात है, देयर इज नो वन वर्ड आंसर। हर प्रोडक्ट का, हर नीश का एक अलग बजट रिकमेंडेड होता है। लेकिन अगर ये आपने जो टेस्टिंग के लिए जो हम पूछ रहे हैं ना कि जो बिल्कुल शुरुआत होती है एक शॉप की, टिकटॉक शॉप की, तो उसके लिए कितना बजट रिकमेंडेड है? मैं सजेस्ट कर देता हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे उसी पे रहें। अगर आप यूके के अंदर हैं तो आप 10 से 15 पाउंड पर डे आप लगा सकते हो रीच की कैंपेन के ऊपर। अगर आप यूएस के अंदर हो तो 15 से $20 कम से कम हो आपकी टेस्टिंग कैंपेन के लिए। लेकिन इसी को आप मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करते हो, $200 पर डे पे जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी 10 गुना जल्दी आएंगे और सेल्स भी उसी हिसाब से आएंगी। तो इसीलिए इसके ऊपर कोई वन वर्ड आंसर नहीं होता। लेकिन मिनिमम अगर आपको तो $15-20 एंड 15-20 पाउंड्स आर गुड फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। 5 से करोगे तो मसला ये आएगा कि रिजल्ट बहुत वेग आना शुरू हो जाएंगे। वेग से मुराद के ऊपर नीचे आएंगे बड़े रिजल्ट्स। सर जी वालेकुम सलाम।
सर मेरा सवाल ये था कि जैसे लैंग्वेज पार्ट में आपने बताया अगर हम यूएस और यूके में हैं तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, वरना हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम सिलेक्ट नहीं करते तो क्या वहाँ की लोकल लैंग्वेज में चला जाएगा हमारा एड, या मतलब इंग्लिश में ही होगा? अगर लोकल में जा रहा है तो क्या उसमें जो है ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स नहीं हो सकते हमारे लिए? थोड़ा सा इस पर मैं समझ गया। अब देखें यूएस में जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है लोकल वो इंग्लिश है, तो उससे आपको फायदा ये है कि मेजोरिटी इंग्लिश वहाँ पे जानती है, इतना इशू वहाँ पे आपको नहीं आएगा किसी फॉरेनर के साथ। लेकिन अब जैसे फ्रांस और बाकी कंट्रीज हैं, अच्छा मुझे भी याद आया कि टिकटॉक शॉप की ये क्लास है तो आप सिर्फ यूपी और यूएस तक हो, तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज का फिल्टर ना ही लगाओ तो बेहतर है। अब क्योंकि मैं बाकी कंट्रीज में भी ऐड लगाता हूँ तो इसलिए वो लैंग्वेज का फिल्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप फ्रांस में सर्विस दे रहे हो या स्पेन में या जर्मनी में दे रहे हो, वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, तो उस वजह से बेहतर है कि आप इंग्लिश लगा लो। लेकिन यूके यूएस में नो फिल्टर, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड के अंदर उनकी लैंग्वेज जबान, उनका फिल्टर वहाँ पे इंग्लिश होना लाजमी है, क्योंकि इस तरह के मुल्कों में इनकी लोकल जबान ज़्यादा बोली जाती है। डिक्सल के बारे में भी मैं ज़ीशान नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ जाता है, इसलिए मैंने आज इंट्रोडक्टरी क्लास में ज़्यादा तंग नहीं किया आप लोगों को। जी कोई और सवाल है तो? होलसेल मॉडल पर किस तरह के एड्स चलाने चाहिए? होलसेल मॉडल पे आप वही शॉपेबल एड्स लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका अपना होलसेल पे अपना ब्रांड नहीं है बाय द वे, तो आप शॉपेबल एड्स ही लगाओ या ट्रैफिक एड्स ही लगाओ। दोनों को टेस्ट जरूर करना, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए एक स्ट्रेटजी नहीं वायबल। मेरे भी लास्ट मैंने 4 लोगों के लिए काम किया, बिलीव मी, चारों के 4 के लिए स्ट्रेटजी मुझे चेंज करनी पड़ी थी। टिकटॉक शॉप इज नॉट अवेलेबल इन फ्रांस जर्मनी। फ्रांस जर्मनी का मैं जिक्र मेरे मुंह से 2-3 दफा इसलिए निकला हबीब, क्योंकि मैं सर्विसेज टिकटॉक एड्स की देता हूँ, वो सिर्फ टिकटॉक शॉप की हद तक नहीं है, बाकी कंट्रीज बाकी चीजों के लिए भी देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन इज ऑन मंडे 9:45। तो मैं जी पूछें मैं जान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जैन भाई, आपने ना टिकटॉक एड से रिलेटेड बात की थी, तो अभी मैंने थोड़ा सा ना सर्च वगैरह भी किया था क्वेश्चंस के दरमियान, क्वेश्चंस में सुन भी रहा था, तो ना टिकटॉक एड्स के अंदर जैसे कि अभी आपने वीपीएस की आरडीपी की बात की, तो अगर फॉर एग्जांपल हमने यूएस के अंदर हमने वीपीएस परचेज करके नंबर्स वगैरह परचेज करके हमने फॉर एग्जांपल सिर्फ यूएस के लिए तो हमने एड्स वगैरह रन कर ली, ठीक है, लेकिन अगर हमने क्लाइंट के लिए फॉर एग्जांपल टिकटॉक शॉप में भी या सिर्फ अगर टिकटॉक एड्स में भी अगर हमने काम करना है, तो क्लाइंट के लिए अगर हमने एक क्लाइंट है उसके लिए हमने क्या कहते हैं यूएस के लिए सिर्फ उसने हमें ऐड हमने रन, लेकिन अगर उसने दूसरी कंट्रीज में भी एड्स रन करने हैं तो उसके लिए हमें क्या एजेंसी अकाउंट परचेज करना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर वो देखा है ना कि फॉर एग्जांपल टिकटॉक में मैंने देखा था कि अगर हम जिस कंट्री के अंदर ऐड चला रहे हैं तो उसी कंट्री के अंदर लग चलेंगे। अगर वो क्लाइंट है वो कहता है मैंने यूएस में भी ऐड चलानी है और यूके में भी चलानी है या ऑस्ट्रेलिया में भी चलानी है, तो वो यूएस की ऐड अकाउंट से क्या हम मल्टीपल कंट्रीज में ऐड चला सकते हैं? हाँ, यूएस के अकाउंट से आप चला सकते हो मल्टीपल कंट्रीज में, प्लस आपको एजेंसी अकाउंट की जरूरत नहीं है अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, आप क्लाइंट का एड अकाउंट ले सकते हो फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आप एक बहुत बड़े स्केल पे पहुंच गए हो और आपने टीम हायर की भी है, तब आपको एजेंसी अकाउंट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि तब आप प्रेफर करोगे कि आप अपने अकाउंट से एड रन करो। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक क्लाइंट है तो हम उसी के एक अकाउंट से मल्टीपल कंट्रीज के अंदर एड्स रन कर सकते हैं उससे असेस लेकर। उसी के जो एड्स हैं सिर्फ वो रन करो। आप ऑब्वियसली आपको वो इजाजत थोड़ी देगा कि आप उसके अकाउंट पे किसी दूसरे क्लाइंट का एड रन करते रहो, लेकिन उसकी हद तक जितने भी एड्स हैं उसने जिसके लिए आपको हायर किया हुआ है आप वो रन कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है इसमें, और कहीं भी रन कर सकते हो। ओके जी हमारे पास 1 मिनट और हैं, हम 11:28 तक या 11:30 तक ही चले पुल कर लेते हैं। बाय 11:30 पे मैं क्लोज कर दूंगा, मेरे में अभी जितनी जाननी है मैंने सोना होता है। कोई और सवाल है तो आप लोगों का पूछ लें।
हाँ जी आतिफुल्ला। ओके, बिड स्ट्रेटजी फॉर सिंगल सेल व्हाइल डूइंग वाइट लेवल। सिंगल सेल की बात मुझे समझ नहीं है, लेकिन अच्छा बिड स्ट्रेटजी एक सेल के लिए मुझे अगर क्वेश्चन रिफ्रेश कर दें, अच्छा पर कन्वर्जन उसके लिए अगर आप वाइट लेवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप रीच की कैंपेन लगाते हुए आपको समझ नहीं आती, आप कन्वर्जन की ही कैंपेन लगाएं, ज़्यादा बेहतर है, और 7 दिनों तक उसकी टेस्टिंग करें। और अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप 2 कैंपेन लगा दें, एक प्रोडक्ट व्यूज की, सॉरी ट्रैफिक की, और एक आपकी आ गई सेल्स की। दोनों को आप पैरेलल चलाएं, देखें कौन सा आपको बेहतर रिजल्ट दे रही है, किसमें आपको सेल ज़्यादा आ रही है। और बिडिंग के ऊपर कोई कैपेसिटी ना रखिएगा, ओपन रहने दीजिएगा। 7 दिनों के बाद आपको टिकटॉक खुद बताएगा कि भाई इतनी बिड कटी है पर कन्वर्जन, और उसके बाद आप उसको मॉनिटर करें और अपने ROS के साथ कंपेयर करें, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये जो टेक्निकल टर्म्स है मैं ये कल नेक्स्ट सेशन में फिर डिस्कस करूंगा। तो अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हो तो ठीक है, नहीं प्रॉफिटेबल तो आप या तो उसको ऑप्टिमाइज करो या एक न्यू एड चला के आप देखो, और प्रॉफिटेबल हो तो ऑब्वियसली उसको स्केल करना चाहिए। वाइट लेबल बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा ना, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आप चाइना से प्रोडक्ट खरीदते हो जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं होता, आप उसको विदाउट मतलब नो ब्रांड करके बेचते हो। So what about Pakistan? Is there the same way to run ads in Pakistan? हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर लोग एजेंसी अकाउंट ही यूज कर रहे हैं एड्स रन करने के लिए फॉर शॉपिफाई, और काफी प्रॉफिटेबल है शॉपिफाई पे एड्स, टिकटॉक एड्स। होलसेल, प्राइवेट लेवल, वाइट लेवल, प्राइवेट लेवल, होलसेल, इन सब के लिए सेम एड्स रन करेंगे। आपने तो 3 मेजर कैटेगरी की बात की है, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ये बोला है कि मैं 2 प्रोडक्ट्स के लिए सेम एड रन नहीं करूंगा। मतलब एक प्रोडक्ट मेरे पास अगर बॉटल है और दूसरा फॉर एग्जांपल क्या है पिलो है, तो मैं इन दोनों के एड्स एक जैसे रन नहीं करूंगा। दोनों की स्ट्रेटजी के ऊपर मैं एक दफा सोचूंगा कि पिलो किस तरीके के बंदे को जाना चाहिए, वाटर बॉटल किस तरीके का बंदा लेगा। मैं हमेशा एड अकाउंट खोलने से पहले बायर पर्सोना बनाता हूँ। बायर पर्सोना बेसिकली क्या होता है कि मेरा बायर कौन है, उसकी क्या क्या खूबियां हैं, वो जब तक मेरा डिसाइड नहीं होता मैं ऐड का अकाउंट खोलता तक नहीं हूँ। तो वो मस्ट है आप लोगों के लिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रही बायर पर्सोना आपका क्या होना चाहिए, गूगल पे आप एक टर्म लिखो, आपके प्रोडक्ट का नेम स्पेस डबल कोटेशन मार्क्स में केस स्टडीज स्पेस डबल कोटेशन मार्क में मार्केटिंग। इसकी एग्जांपल देता हूँ, वाटर बॉटल चैट में दे रहा हूँ। जब आप ये लिखोगे गूगल पे वाटर बॉटल की जगह कोई भी आप प्रोडक्ट नेम डाल देते हो, वो चैट में जूम की चैट में लिखा है मैंने, तो आपको सारी की सारी केस स्टडीज आ जाएंगी नजर लोगों की, जो मेरे से आपसे पहले और मेरे से पहले जो मार्केटर्स इस वाटर बॉटल के ऊपर ऐड लगा चुके हैं, इनके आपको स्ट्रेटजी नजर आ जाएगी। और इन्होंने ये पूरा केस स्टडी होगी कि इनको क्या प्रॉब्लम फेस हुई, इन्होंने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया, इनके लिए क्या चला क्या नहीं चला। ईच एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड ऑनलाइन। आपको किसी बंदे को मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट है किस तरीके का ऐड चलाऊं। गूगल इज योर बेस्ट होप फॉर दिस। फिर भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। सर काइंडली स्टार्ट का लेक्चर रिपीट कर दीजिएगा, बिकॉज साइम भाई माजरत के साथ मुझे खुद नहीं पता कि लेक्चर के स्टार्ट में क्या, मेरे सारे लेक्चर्स इम्प्रोवाइज्ड होते हैं, मैं प्रिपेयर करके नहीं आता। लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि रिवीजन दे दूं एक तरह से, ताकि जिनका मिस हुआ है आज का लेक्चर उनका इस तरह से कवर हो जाए, उसका इशू नहीं है। और मोहम्मद अली भाई, आप मुझे नहीं पता आपने पहले क्या लिखा है, और अच्छा मैंने सॉरी साइम खान को डायरेक्ट मैसेज कर दिया, सॉरी एवरीवन। Recording stopped. ये मैंने अभी चैट में फिर लिख दिया, वो मैंने किसी और को मैसेज कर दिया था कि आप जो टिकटॉक एड्स की सर्विस देते हैं। नहीं बस, अच्छा मैं माजरत अपना इंट्रो कराना भूल गया। मेरा नाम अली सैन है, मैं पिछले 6 साल से डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, UX UI डिजाइन, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज, तो मैं पूरा सूट प्रोवाइड करता हूँ बेसिकली फॉर स्टार्टअप्स। तो हबीब मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, हबीब से मेरी बात हो रही थी टिकटॉक शॉप के ऊपर, तो हबीब ने कहा था कि टिकटॉक एड्स का मैं आप लोगों को लेक्चर दूं। तो हबीब को बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, कोई आपका फीडबैक हुआ, नेगेटिव फीडबैक हुआ, जरूर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कोशिश करके अकोमोडेट कर लूंगा।
बाकी आप लोगों का मेरी सर्विस से हद तक कोई सवाल हुआ, मैं नॉर्मली अमेरिकन क्लाइंट्स को सर्विस ऑफर करता हूँ। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टिकटॉक एड्स करता हूँ, फेसबुक एड्स, स्नैपचैट एड्स, गूगल एड्स, इनमें से कोई भी सवाल होगा किसी किस्म का सीखने की हद तक, आप जरूर पूछिए, कोई इशू नहीं। वेबसाइट से रिलेटेड या वीडियो एंड ग्राफिक्स से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, कोई मसले की बात नहीं। सर ये स्ट्रेटजी दोबारा दे दें। हाफिज जैया, मुझे समझ नहीं आई आप कौन सी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। ये मुझे वाटर बॉटल केस स्टडी एड्स अगर की बात करें तो ये मैंने एग्जांपल दी थी कि आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर अपनी आपके प्रेफर्ड प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी निकालने के लिए। ओके सर, गूगल पर क्या सर्च करना है? हाँ, मैंने ऊपर सुभान भाई लिख दिए, मैं व्हाट्सएप की अच्छा हमाद भाई ने ऑलरेडी कर दिया व्हाट्सएप के ग्रुप में आपके। सर सारे शेयर योर सोशल्स। मैं सोशल्स के बारे में हबीब से ज़ाहिर पूछूंगा, हबीब की ज़ाहिर ये पूरा सेटअप है, हबीब से बात करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में मैं ऑलरेडी हूँ, आप पूछ सकते हैं मेरे से कोई भी सवाल। जैन भाई, इंडोनेशिया वाले क्लाइंट कहाँ मिस्टेक कर रहा था? हाँ सॉरी अली शेर भाई, रह गया वो आपको बताना, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लूंगा। वो बार बार ये कह रहा हूँ ना, वो हबीब की हिम्मत है, हबीब आप लोगों के साथ 12-1 बजे तक बैठता है। मैं इस वक्त नींद आई हुई है तो मैं जाना चाहूँगा। आप लोगों को कोई भी सवाल हो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मेंशन करके पूछ सकते हो एनी टाइम, आई कैन आंसर दैट, नो इश्यूज एट ऑल। सर एड्स कब चलाने शुरू करें? सर टू बी फ्रैंक विद यू, जब आपको समझ आ जाए एड्स की आप उसी दिन से चलाना शुरू कर दें। मैं इसके ऊपर आपको नहीं टोकता कि आप कब चलाना शुरू करें कब नहीं। For white label, what could be the best budget per day? Depends upon the country, लेकिन $15-20 पर डे होना चाहिए आपके पास बजट। ऐड अगर ब्रॉड रखें, शुरू में ऐड ब्रॉड ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने कहा है ना कि आप लोगों ने अपने हिसाब से नहीं सोचना कि मेरा कस्टमर कौन होगा, आप लोगों ने ऐड रन होने देना है और डाटा की बेस पे डिसाइड करना है। देन भाई लुक लाइक वाला नहीं पता है, हाँ वो मैंने लिखा हुआ है मोदली, लुक लाइक कस्टम ऑडियंस लिखा हुआ है। वो इंडोनेशिया वाले क्लाइंट्स की केस स्टडी रहती है, एक आधे और क्लाइंट की केस स्टडी में इंशाल्लाह लेके आऊँगा, वो सब मैं डिस्कस करूँगा, वो मैंने लिखा हुआ है। सर आपका नाम क्या है ग्रुप में? 1-2 जैन हैं ग्रुप में। व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसमें @ZAIN आप लिखोगे, मेरा जो व्हाट्सएप पे नाम है वो ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में जैन है। फेसबुक पे जैन अली के नाम से मैं ग्रुप के अंदर मॉडरेटर हूँ, शायद मॉडरेटर हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो रीच एंड कन्वर्जन दोनों साथ चला लें एंड बोथ फॉर 7 days, ये चीज़ नबीला आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में लाजिम पूछिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा कमेंट दूंगा। थैंक यू फॉर गिविंग, थैंक यू रिमशा। फिर टिकटॉक को पूरा समझ ना हो फिर भी क्या मैथ्स की सर्विस दे सकता हूँ? यार मेरा थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइडिंग का थोड़ा सा बिलीफ ऐसा है कि जब तक आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइडिंग, मतलब सर्विस के बारे में आप श्योर नहीं हो, आप ना दो, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे होती हैं। लेट्स सपोज अगर आप दे रहे हो, आप एक तरह से रिप्रेजेंट अपने आप को, अपने मुल्क को कर रहे हो, और बहुत सारे बिलीव में मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं मीटिंग के दौरान, वो कहते हैं कि यार वी ट्राइड ऑन पाकिस्तानी सर्विस प्रोवाइडर एंड दे फेल्ड मिजरेबली। तो दुख होता है ये सुन के, तो बेहतर है कि आपको सर्विस अच्छी आनी चाहिए तब आप उसकी सर्विस प्रोवाइडिंग करो, क्योंकि वो आपके लिए भी बेहतर है। ओके अगर हम यूके की डिटेल से एड मैनेजर बनाए तो बन जाएगा? 50-50 है ब्रो कि चलेगा या नहीं चलेगा, बन जाएगा। बैन होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप यूके की डिटेल पे बेहतर है कि यूके की किसी बंदे से बनवाओ। RDPs आर नॉट सेफ राइट नाउ। ओके मुझे इजाज़त, मैं निकलता हूँ। आपको कोई सवाल आप व्हाट्सएप पे पूछिएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।
Okay.